गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। चलो फिर करें स्टार्ट। हम लोग क्या पढ़ रहे थे कल के लेक्चर में? इस कल के लेक्चर में क्या पढ़ रहे थे? इंट्रोडक्शन में क्या पढ़े थे? हाँ, कैसे पास होते कैसे फेल होते उतने ही पढ़े थे ना बस। ठीक है, चलो फिर आज अपन विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ द टाइम इन मोटिवेशन विल डायरेक्टली स्टार्ट विद द सिलेबस। चलेगा बच्चों? यस, ऐसे चालू है ना सब? ठीक है, सब ठीक है? टेम्परेचर वगैरह आर यू कंफर्टेबल? यस, चलो फिर तो आपके पास बुक है बच्चों? अगर बुक नहीं भी है तो एटलीस्ट फर्स्ट चैप्टर का प्रिंट आउट है। कुछ लोगों के पास बुक नहीं है तो फर्स्ट चैप्टर का प्रिंट आउट एटलीस्ट है ना? बोलो कुछ तो, यस नो है ना? बुक ही है मैक्सिमम लोगों के पास। ठीक है, तो चलो उसमें एक बार इंडेक्स देख लो और चेक करो कि हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन मैथ स्टैट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको हम बोलते हैं। कितने चैप्टर्स है, क्या क्या चैप्टर्स है? वॉल्यूम 1 में क्या क्या है यहाँ? इसका लिस्ट दिख रहा है आपको? वॉल्यूम 1 दिख रहा है आपको ये? फिर वॉल्यूम 2 दिख रहा है आपको? चलो एक बार नंबर ऑफ चैप्टर्स आपको कितना बताया गया है किसी ने मैथ्स में? कितने चैप्टर्स है? 18। टोटल 18 चैप्टर्स है। इधर तो 14 ही दिख रहे। तो मैं आपको बताऊंगा वो 18 कैसे है, कुछ लोगों को समझा भी रहेगा। तो पहला चैप्टर है रेशियो, प्रोपोर्शन, लॉग्स एंड इंडाइसेस, जो आज अपन स्टार्ट करना है। अपना लेक्चर 1 आवर 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स होता है, ज्यादा से ज्यादा 1 आवर 45 मिनट्स। मुझे उसमें पूरी एनर्जी चाहिए। अपना लेक्चर 3 घंटे का है क्या? नहीं, तो जितना है उसमें पूरा एनर्जी चाहिए, है ना? हाँ चलो, पहला चैप्टर क्या है? रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस एंड लॉग्स। नेक्स्ट कौन सा है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी तुम चाहो तो इस चैप्टर को सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। लगे तो आप उधर लिख दो ब्रैकेट में, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एप्लीकेशंस ऑफ एन्युटी। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एप्लीकेशंस ऑफ एन्युटी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी। नेक्स्ट चैप्टर का क्या नाम है बच्चों? एपी एंड जीपी। एपी जीपी का क्या फुल फॉर्म है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। तुम चाहो तो इस चैप्टर को सीक्वेंस एंड सीरीज ऐसा भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर क्या नाम है? इनइक्वालिटीज एंड इक्वेशंस। तो एक्चुअली ये आईसीआई के एंगल से 2 चैप्टर्स है। इनइक्वालिटीज एक चैप्टर है, इक्वेशंस दूसरा चैप्टर है बच्चों। तो ऑब्वियसली आपको 14 का 15 यहां पे हो गया क्या? फिर 14 जो चैप्टर है आपको 14 प्लस 1 15 समझ रहा है क्या? तो ये जो भी नंबर है 14 तक उसमें एक तो ऐड करोगे आप। अभी इनइक्वालिटीज एंड इक्वेशंस आईसीआई बोल रहा है तो ये 2 चैप्टर है, मैंने यहां पे मर्ज कर दिया है। ओके, तो एक नंबर तो बढ़ गया यहां पे। नेक्स्ट फिफ्थ क्या है बताओ? परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। 6 क्या है? सेट्स, फंक्शंस एंड रिलेशंस। एक बार देख लेना मेरे भाई, सेट्स, फंक्शंस एंड रिलेशंस। नेक्स्ट कौन सा है? स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। नेक्स्ट कौन सा है? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। ये तुम्हारे सिलेबस का सबसे बड़ा चैप्टर है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। नेक्स्ट कौन सा है? कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। नेक्स्ट क्या है? प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट क्या है? थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन तुम चाहो तो इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। लगे तो आप ब्रैकेट में लिख देना उधर, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ही थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है बच्चों? ओके, उसके बाद क्या है? डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन। जो ऑलमोस्ट जो लोगों ने 11 12 में मैथ्स पढ़ा है, तुम्हारा 12th स्टैंडर्ड का तो मेजर टाइम ये 2 चैप्टर में ही गया रहेगा। डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल, करेक्ट और नॉट? मेजर टाइम आपका इसमें गया रहेगा। बट अब वो अपना 18 में से एक चैप्टर है विच कैरीज मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 5-6 मार्क। समझ रहा है क्या? तो 94 मार्क के क्वेश्चन तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन छोड़ के ही आने वाले। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? तो आप नो डाउट डेरिवेटिव इंटीग्रेशन है यहां पे, बट आपको लगेगा नहीं सर वही अगर 25 मार्क के लिए आया, तो ऐसा नहीं होता रहता है। अराउंड एक 18 मार्क्स, 18 चैप्टर से राइट 100 मार्क का पेपर, मतलब एक अप्रोक्सीमेटली हर चैप्टर 5-6 मार्क के लिए आता है। कितने मार्क्स के लिए आता है? 5-6 मार्क के लिए आता है हर चैप्टर। आप समझ रहे हो क्या? इंस्टीट्यूट ऐसा एकदम वेटेज को अनइवन नहीं करता है, बट एट द सेम टाइम उन्होंने बोला नहीं भाई कि हम पे कंपल्सन है कि हम रेशियो प्रोपोर्शन के 5 क्वेश्चन पूछेंगे ही, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के 5 क्वेश्चन पूछेंगे ही, ऐसा कोई जरूरी
नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आस्क अबाउट 5 to 6 क्वेश्चंस ऑन एवरी चैप्टर. इट्स वेरी क्लियर कि मैथ्स के 40 मार्क्स रहते हैं, स्टैटिस्टिक्स के 40 रहते हैं एंड एलआर के 20 क्वेश्चन रहते हैं. एलआर के 20 क्वेश्चन रहते हैं. दिस बाइफर्केशन इज गिवन बाय आईसीआई. ये मैं नहीं बता रहा हूं आपको. मैथ्स कितने मार्क्स के लिए? 40. स्टैटिस्टिक्स कितने मार्क्स के लिए? 40. स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, कोरिलेशन, रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, इंडेक्स नंबर, ये चैप्टर स्टैटिस्टिक्स के है. तो 40 + 40 एंड 20 मार्क्स का एलआर. ये 20 मार्क्स का एलआर, राइट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों, क्योंकि ये 20 मार्क्स है, बट एक्चुअली इसमें 20 मार्क्स के हिसाब से सिलेबस कुछ भी नहीं है. समझ रहा है? एंड जो भी सिलेबस है इट्स अ कॉमन सेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन. कौन से? जिसमें रट्टा मारने वाला कोई सीन नहीं है. आप समझ रहे हो क्या? वो समझो, उन्होंने बोला कि ए एंड बी भाई है, बी की मम्मी सी है, सी के पापा डी है, तो ए के लिए डी कौन है? अब इसमें क्या इधर से रट्टा मार के एग्जाम में जाने वाले क्या? ए के पापा है डी, ए के दादा है, तो एग्जाम में डी का बच्चा भी रह सकता है एक. समझ रहा है नहीं? वो तो वहां पे कौन सा क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है ना अपने को. लॉजिकल रीजनिंग. या तो क्वेश्चन कैसे आएंगे? ए वेंट इन ईस्ट डायरेक्शन, देन ही टुक अ लेफ्ट टर्न, अगेन टुक अ राइट टर्न, देन ही टुक अ अबाउट टर्न, देन ही वेंट टू द राइट साइड. नाउ विच डायरेक्शन इज मूविंग? समझ रहा है क्या? ये जो भी होगा अपन सॉल्व करेंगे ना ये टाइप के क्वेश्चन, बट इसमें कोई फॉर्मूला नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा. समझ रहा है क्या? प्योर कॉमन सेंस. प्योर कॉमन सेंस. नाम क्या है उसका? लॉजिकल रीजनिंग. तो ये भी स्मार्ट भी है, वो भी ऑब्वियसली अपने सिलेबस का पार्ट है. ओके, तो 13 में मैंने एलआर के जो 4 चैप्टर है उसके नाम दिया हुआ है. दिख रहा है क्या वहां पे ब्रैकेट में? क्या क्या नाम है? नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड मैन आउट, ये एक चैप्टर है. दूसरा डायरेक्शन सेंस टेस्ट. तीसरा ब्लड रिलेशन एंड फोर्थ सिटिंग अरेंजमेंट. ऐसे टोटल 4 चैप्टर है. तो यहां पे तो मैंने नंबर 1 ही दिया है, बट 4 चैप्टर है, मतलब 3 ऐड करना पड़ेगा अपने को. और एंड इनइक्वालिटीज इक्वेशन का 1, तो टोटल 4 ऐड करना पड़ेगा कि नहीं अपने को. तो 14 + 4 टोटल 18 चैप्टर है. 14 चैप्टर का नाम इंडेक्स नंबर से दिख रहा है आपको. ये वन ऑफ द चैप्टर फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स. तो टोटल कितने चैप्टर है? 18. इसके साथ साथ में इंस्टीट्यूट ने और कुछ एडिशन किया है. ओके, इन वन ऑफ द चैप्टर स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, उसमें उन्होंने सैंपलिंग का कुछ पार्ट इंक्लूड किया है जो इस बुक में नहीं है, क्योंकि वो बाद में इंस्टीट्यूट ने ऐड किया हुआ है. आप समझ रहे हो क्या? मेरे पास उसके नोट्स है बट इसमें नहीं है, क्योंकि वो इंस्टीट्यूट ने बाद में ऐड किया है. तो उसके नोट्स मैं आपको सेपरेटली अलग से प्रोवाइड करूंगा बाद में. समझ में आ रहा है क्या? एंड डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन में और उन्होंने एक छोटा सा पार्ट ऐड किया है, लिमिट्स, शुरुआत में. इनफैक्ट वो ऐड किया है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लिमिट्स पढ़ा के ही वैसे डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन पढ़ाया जाता है. ओके, तो वैसे भी डेरिवेटिव पढ़ाने के लिए मुझे सिखाना ही था आपको, तो उन्होंने ऑफिशियली सिलेबस में ही इंक्लूड कर दिया है. आप समझ रहे हो क्या? तो वो ऑब्वियसली नोट्स आपको बाद में मिलेंगे, मे बी 5-6 पेजेस या 10 पेजेस आपको बाद में मिलेंगे. और अदर देन दैट 1000 पेज के नोट अप्रोक्सीमेटली तुम्हारे साथ में है अभी. बराबर है बच्चों? तो टुडे शैल वी स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर. क्या नाम है फर्स्ट चैप्टर का? रेशो, प्रोपोर्शन, लॉग्स एंड इंडाइसेस. तो ये बैच में अच्छे से बेसिक क्लियर करके आगे जाना है या फटाफट जाना है? बेसिक क्लियर करके. कभी आप में से कुछ होशियार बच्चों को लगेगा कि भाई कितना स्लो पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, तो आप होशियार हो. मेरे सामने एवरेज बंदे भी है, जब बाद में ये जीडी पीडी रिकॉर्डिंग देखने वाले कुछ बच्चे हो बहुत एवरेज टाइप के रहते हैं, तो हम उनके एंगल से पढ़ाए या जिसको 99% मार्क्स है उसके एंगल से पढ़ाए? क्या बेटर है? इससे जो बहुत होशियार बंदे को नुकसान है क्या कुछ? क्या होगा? उनका प्रैक्टिस ही होगा ना ज्यादा. क्या एग्जाम पास करने के लिए 2 बेसिक इंग्रेडिएंट्स कौन से चाहिए रहते हैं? एक्यूरेसी. क्या चाहिए रहता है? तुम्हारा आंसर करेक्ट चाहिए. बट सिर्फ एक्यूरेसी काम करेगा क्या? कोई तुम में से कोई बंदा बोल रहा है कि सर बहुत एक्यूरेटी लेवल मेरा 100% है. ओके, एग्जाम में गया सर 20 क्वेश्चन करेक्ट सॉल्व करके आया. फिर मैं बोल रहा हूँ बच्चे 80 क्वेश्चन का क्या हुआ भाई? वो बोल रहा है 80 क्वेश्चन टच ही नहीं किए सर, बट 20 में से 20 आएंगे. जमेगा क्या? फ्लॉप है नहीं पूरा शो. 20 क्वेश्चन सॉल्व किया उसने पूरे 2 घंटे एंड 20 के 20 करेक्ट है. तो एक्यूरेसी लेवल तो बहुत है, क्या नहीं है? तो प्लस क्या चाहिए बोलो? स्पीड. अब एक्यूरेसी आएगा कहां से? बिल्कुल नहीं आएगा. प्रैक्टिस से एक्यूरेसी नहीं आता है. अगर तुम गलत चीज प्रैक्टिस करोगे रोज, कहां से एक्यूरेसी आएगा? मैं तुमको रोज सिंगिंग सिखाऊंगा, तुम बन जाओगे क्या अरिजीत सिंह? मुझे कुछ नहीं आता है. समझ रहे हैं? रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन, बनेगा क्या? रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, बनेंगे क्या एक दिन अच्छे सिंगर? क्यों नहीं? प्रैक्टिस कर रहे हैं ना भाई. रोज सुबह 4 बजे उठ के हम गाना गाते. एक्यूरेसी का समझ रहा है क्या? स्पीड का एंड तुम्हारा ये जो तुम बोल रहे हो उसका कोई संबंध ही नहीं है. सो एक्यूरेसी का एंड प्रैक्टिस का. प्रैक्टिस से आएगा स्पीड एंड एक्यूरेसी आएगा कंसेप्चुअल क्लैरिटी से. तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर है, तुम्हारा आंसर एक्यूरेट आएगा.
बट कंसेप्ट क्लियर है, इसलिए स्पीड कहां से आएगा भाई? अच्छा, विराट कोहली अच्छा बैट्समैन है क्या? उसको सब खेलने आता है क्या? सारे शॉट्स ऑलमोस्ट सभी? फिर भी वो हर मैच के पहले प्रैक्टिस क्यों करता है? आता तो सब है उसको। फिर तो वो स्पीड, वो रेफ्लेक्स डेवलप होने के लिए आदमी टच में चाहिए ना कंटिन्यूस। 150 की स्पीड से बॉल आ रहा है, 120 के, कभी 100 की स्पीड से आ रहा है, वो टर्न होता है। उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उसको डिसाइड करना है कि इसको पुल करना है, हुक करना है, स्विप मारना है, या कवर ड्राइव खेलना है, या स्ट्रेट ड्राइव खेलना है, या डिफेंड करना है। उतने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उसको डिसीजन लेना है। वो डिसीजन करेक्ट कब आएंगे? समझ में आ रहा है कि आपको ये? अगर वो प्रॉपर अपने मोमेंटम में रहेगा तो ही ना। आता तो सब है उसको, तो तुमको भी सब आएगा कल जाके, ओके, बट तुम्हारा स्पीड नहीं है, प्रॉब्लम है ना भाई? यस और नो? तो क्लास में अपने चाहिए कंसेप्ट क्लियर। तो तुम बहुत होशियार भी हो बच्चों, तो तुम्हें जरूरत 2 ही क्वेश्चन की है, तुमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, तुम्हारा स्पीड तो बढ़ेगा ही ना। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ रहा है आपको ये? तुम बहुत होशियार हो, तुमको 2 क्वेश्चन से समझ में आ जाता है सब कुछ, फिर भी तुम 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तुम्हारा नुकसान होने वाला है क्या? नहीं। क्यों? तुम्हारे लिए एक्यूरेसी ऑलरेडी है, बट क्या बढ़ रहा है? स्पीड। क्योंकि स्पीड सिर्फ आता है प्रैक्टिस से। स्पीड कहां से आता है? प्रैक्टिस से। ठीक है बच्चों, चलो फिर लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर माय फ्रेंड्स। ओके, भगवान का नाम लो, पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्या नाम है? रेशो, प्रपोर्शंस, लॉग्स एंड इंडाइसेस। थोड़ा 1-2-3 लेक्चर लगेगा बच्चों मेरा तुम्हारा फ्रीक्वेंसी मैच करने के लिए, आपको मुझे समझने के लिए, मुझे आपको समझने के लिए, बट हो जाएगा ना? क्या लगता है आपको? हो जाएगा ना? चलो, तो फर्स्ट चैप्टर क्या है बात करते हैं। रेशो, प्रोपोर्शन, लॉग्स एंड इंडाइसेस। ऑब्वियसली उसमें से आज अपन रेशो स्टार्ट कर रहे हैं। क्या होता है रेशो? तुम बताओ मुझे। यस, व्हाट इज रेशो? मैथमेटिकल स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन which helps to make the comparison. Mathematical expression which helps to, one of the mathematical expression which helps to for comparison. और भी बहुत सारी चीजें जो कंपैरिजन में अपने को हेल्प करते हैं, जैसे इंडेक्स नंबर, ये भी एक कंपैरिजन के लिए यूज होता है। समझ रहा है आपको ये? तो रेशो क्या होता है? अब समझो मेरा एज है 42 एंड समझो ये बच्चे का एज है 18। क्या एज है? 18। तो समझो मैं बोल रहा हूं कि हम दोनों का एज का रेशो है 14:6। अगर मैंने ऐसे बोल दिया तो चलेगा क्या बताओ? 14:6, या मैंने बोल दिया 7:2। क्या बोल दिया? सॉरी, 14:6 बोल दिया, 7:3, 7:3 बोल दिया तो चलेगा क्या बताओ? मेरा एज तो इसका एज का रेशो है 7:3, ऐसे बोला तो चलेगा क्या बताओ? चलेगा क्या बताओ? तो अगर मेरा एज 7x है तो उसका एज क्या होगा? 3x। अब तुम यहां पे x की जगह 6 रखो, क्या आता है बोलो? 7×6 42, ये मेरा एज है। x की जगह 3 रखो नीचे, सॉरी कितना? 6 रखना था। 3×6 कितना है? 18, ये उसका एज है। बताओ, मैंने मेरा एज और उसका एज नहीं बताया आपको, बट कंपैरिजन बताया ना? यस और नो? तो अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे एज का और उसके एज का रेशो 7:3 है, इट डजंट मीन माई एज इज 7 एंड उसका एज इज 3। इट मीन्स इफ मेरा एज इज 7x, उसका एज इज 3x, जहां पे x कैन बी एनी नंबर, डिपेंड्स ऑन द डेटा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो रेशो क्या करता है? हाँ बताओ, मेरे एज को और इसको एज को कंपेयर करने की बात चल रही है कि नहीं? अच्छा, समझो ये बोल रहा है कि सर आपके और मुकेश अंबानी के इनकम का क्या रेशो रहेगा? मैं बोल रहा हूं कि मेरे और मुकेश अंबानी का रेशो, इनकम का रेशो है 1:5 lakhs। 1:, समझ रहा है क्या? 1:5 lakhs। इसका मतलब हुआ कि मैंने मेरा इनकम बताया क्या आपको? नहीं। मुकेश अंबानी का इनकम बताया क्या? नहीं। बट रेशो तो बता दिया ना? समझो उसके बाद में ही समझो ये बोल रहा है कि सर आपका इनकम क्या है? मैं बोल रहा हूं मेरा इनकम भाई 3 करोड़ है, मेरा इनकम। तो मुकेश अंबानी का इनकम कितना है? 3 करोड़ इंटू 5 लाख, मतलब कितना? 15 लाख करोड़। 15 लाख करोड़ ये उसका इनकम है। अगर रेशो 1:5 lakhs बोला था ना मैंने, 5 lakhs crores। यस और नो? तो आप बताओ, उसके बाद में मैंने मेरा इनकम बताया तो उसका जज कर सकते हो कि नहीं आप? या उसका बताया तो मेरा फाइंड कर सकते हो कि नहीं? बिकॉज कंपैरिजन के लिए हमारे पास क्या था? रेशो। कंपैरिजन के लिए क्या था? रेशो। तो क्या है रेशो? तो रेशो इज अ फ्रैक्शन। रेशो इज अ फ्रैक्शन। A:B, 7:8, 8:9, 17:11, क्या है ये? फ्रैक्शन है ना भाई? रेशो इज अ फ्रैक्शन यूज्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ 2 or more क्वांटिटीज। फॉर कंपैरिजन ऑफ 2 or more। जरूरी नहीं कि 2 का ही कंपैरिजन हो, 2, 3, 4, 10, कितने भी क्वांटिटी रह सकते हैं ना।
रेशो इज अ फ्रैक्शन यूज फॉर कंपैरिजन ऑफ, बोलो मेरे भाई, टू और मोर क्वांटिटीज। उसके नीचे लिखो विच आर ऑफ सेम टाइप, विच आर ऑफ, बोलो मेरे भाई, सेम टाइप या विच आर ऑफ सेम काइंड, ओके, सेम टाइप, ओके। आप बताओ बच्चों, मेरा एज और ये लड़के का इनकम का कोई कंपैरिजन होता है क्या? अच्छा, मेरा हाइट एंड इसका वेट का कोई कंपैरिजन है क्या? नहीं। अच्छा, बट समझो मैं बोल रहा हूं कि मेरा वेट 100 किलोग्राम से, ये बच्चे का वेट 45 किलोग्राम से, तो आई कैन से रेशो ऑफ आवर वेट इज 100:45, जिसका सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा 20:9, 20:9। मैंने दोनों को 5 से डिवाइड कर दिया, समझ आएगा आपको ये 20:9। बट मेरा वेट और उसका वेट ही कंपेयर हुआ ना, मेरा एज और उसका एज ही कंपेयर होगा, मेरा इनकम और उसका इनकम ही कंपेयर होगा, मेरा हाइट और उसका हाइट ही कंपेयर होगा, मेरे घर के फैमिली मेंबर्स एंड उसके घर के फैमिली मेंबर्स, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, समझो मैं बोल रहा हूं 6, ये बोल रहा है 15, 6:15, ये कंपेयर होगा ना, करेक्ट और नॉट? बट बताओ, इसका इनकम एंड मेरा वेट कंपेयर होगा क्या? सवाल ही नहीं उठता है। तो रेशो में कंपैरिजन किसका होता है? टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ, बोलो, सेम टाइप। एंड दूसरा है एक्सप्रेस्ड इन सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट, एक्सप्रेस इन, बोलो मेरे भाई, सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट, एक्सप्रेस इन सेम unit of measurement. तो रेशो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज विच आर ऑफ सेम टाइप या सेम काइंड, एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट, एक्सप्रेस इन द सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अच्छा सुनो बच्चों, समझो मैंने बोल दिया कि भाई मेरा इनकम है 2 करोड़, कितना? एंड ये बच्चा बोल रहा है मेरा इनकम है सर 10,000, मेरा इनकम क्या है? 10,000। तो ये अब लड़का बोल रहा है कि सर इसका मतलब आप दोनों के इनकम का रेशियो 2:10 हुआ क्या? 2:10, 2 करोड़ और 10,000 हुआ क्या? 2:10। हाँ, अच्छा, मैं बात में ये बोल रहा है कि 2:10, मतलब इसका मीनिंग क्या निकल रहा है? मेरा इनकम 2 करोड़, तो इसका क्या होगा? 10 करोड़ है क्या? 10 करोड़ 10,000 है, समझते हो क्या आप? तो आप बताओ, रेशियो में जो भी दो क्वांटिटीज आप कंपेयर कर रहे हो, बोलो, दे शुड बी एक्सप्रेस इन द सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट, दे शुड बी एक्सप्रेस इन द सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट। चलो बताओ, सब लोग जोर से बताओ, व्हाट इज रेशियो? रेशियो इज अ fraction used for comparison of two or more quantities which are of same type expressed in the same unit of measurement, expressed in the same units of measurement. चलो example, if Vinod's weight is how much? बोलो, 90 kilograms and Anand's weight is 60 kilograms. We can say that हाँ बोलो, weights of Vinod and Anand are in the ratio of, बोलो, 90:60, which can also be written as 3:2. तो 3:2 जो है ना बच्चों, वो है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 90:60। क्या है वो? बोलो, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 90:60। समझा क्या? बताओ आपको, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 90। क्या किया मैंने? 90 एंड 60 को, बोलो, दोनों को 30 से डिवाइड कर दिया, तो क्या होगा? दोनों को 30 से डिवाइड कर दिया तो क्या आया वो? बोलो, 3:2। We can also say that weight of, बोलो, Anand and Vinod is in the ratio of 60:90, मतलब 2:3। अब बताओ बच्चों, मैंने जब रेशियो ऑफ विनोद्स एंड आनंद्स एज, सॉरी क्या पूछा? वेट्स, तो उसका आंसर क्या आया था? 3:2। उसमें हमने 3:2 या 2:3 जो भी था, उसके अंदर हम किलोग्राम्स मेंशन किए क्या? नहीं। इसका मतलब रेशियो, राइट, रेशियो में यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं होता है। सुन रहे हो क्या मेरे भाई? रेशियो में यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं होता है। समझो ये लड़का पूछ रहा है कि सर आपका इनकम बताओ, आपका इनकम बताओ। मैं बोल रहा भाई मेरा इनकम 2 है, मेरा इनकम। इमीडिएटली अगला क्वेश्चन क्या करेगा? बोलो बोलो, बिंदास बोलो। हाँ, वो बोलेगा सर वेरी गुड। क्या बोलेगा सर? 2 क्या? 2 करोड़, 2 लाख, 2 बिलियन, 2 मिलियन, 2000, कुछ तो बोलो, यस और नो। बड़ा बताओ। मैंने बोल दिया कि भाई मेरा और ये लड़की का एज का रेशो 2:1 है, एज का रेशो 2:1 है। अब आप क्वेश्चन क्या करोगे? क्या सर ईयर्स में 2:1 है या मंथ्स में 2:1 है? जिसमें भी है भाई 2:1 है। मेरा इनकम 40 साल है तो उसका 20 साल है। मेरा एज अगर 40 साल है तो उसका क्या है? 20 साल है। मेरा अगर एज समझो 500 मंथ्स है तो उसका एज 250 मंथ्स है। मेरा एज अगर 30,000 डेज है तो उसका एज 15,000 डेज है। जो भी रहेगा, जब मैं रेशियो बताया, मैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट एक्सप्रेस किया क्या वहां पे? नहीं। बट उसमें से अगर एक आधा क्वांटिटी एक्सप्रेस करना है तो इट हैज टू बी एक्सप्रेस विद द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इट हैज टू बी एक्सप्रेस विद द
यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो समझ में आ रहा है, रेशो कैन बी, थर्ड पॉइंट देखो, रेशो कैन बी क्या बोल रहा है वो, एक्सप्रेस विदाउट एनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट। डू यू एग्री? विदाउट एनी, बोलो, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मतलब रेशो को एक्सप्रेस करने की यूनिट के लिए यूनिट ऑफ मेजरमेंट की जरूरत नहीं है। रेशो कैन बी एक्सप्रेस, बोलो मेरे भाई, विदाउट यूनिट ऑफ मेजरमेंट। समझ में आ रहा है? इट मींस ऑल द रेशोज आर यूनिट फ्री। ऑल द रेशोज आर, बोलो भाई, यूनिट फ्री। अब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, रेशोज आर यूनिट फ्री, ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स, कांट से, ऑप्शन रह सकते हैं ना ऐसे कुछ। समझता है कि आपको ये, ऑल द रेशोज आर, बोलो, यूनिट फ्री। तो रेशो कैन बी एक्सप्रेस विदाउट यूनिट ऑफ मेजरमेंट। रेशो कैन बी एक्सप्रेस, बोलो, विदाउट यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इसलिए रेशोज आर यूनिट फ्री। रेशोज आर यूनिट फ्री। ओके, सो रेशो ऑफ, लेट्स से रेशो ऑफ टू क्वांटिटीज, चलो मैं लिख रहा हूं, पहले ध्यान दो यहां पे, रेशो ऑफ टू क्वांटिटीज, समझो दो क्वांटिटीज है, 2 किलोग्राम्स एंड लेट्स से 3000 ग्राम्स इज, हां बोलो क्या है, 2:3। बोलो ऐसा नहीं सर 3000 है, सही लिखा क्या मैंने, बताओ सही लिखा क्या? अच्छा बताओ, 3000 ग्राम मतलब कितने किलोग्राम? 3, तो 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम। या तो ऐसे समझो, 2 किलोग्राम मतलब कितने ग्राम? 2000, तो 2000 ग्राम 3000 ग्राम, रेशो इज 2:3। अब बता, बट जब मैं 2:3 लिखा, उसके अंदर लिखा क्या कुछ किलोग्राम ग्राम? नहीं, क्योंकि रेशो का काम सिर्फ क्या है, कंपैरिजन करना है, करेक्ट और नॉट? वो बोलता है भाई अगर पहला 2 किलो है तो अगला 3 किलो है, पहला क्वांटिटी 2 क्विंटल है तो अगला 3 क्विंटल है, पहला क्वांटिटी 2000 टन है तो अगला 3000 टन है, बिकॉज रेशो इज 2:3। रेशो इज 2:3, मतलब मैं मेरा और मुकेश अंबानी का इनकम का रेशो बताया, तो मेरा या मुकेश अंबानी का इनकम नहीं बताया, बट कंपैरिजन बता दिया कि नहीं, प्रोपोर्शनेटली उसका इनकम मेरे से कितना गुना है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं रेशो देख के? तो रेशो क्या है बताओ, समरी बताओ। रेशो इज अ फ्रैक्शन यूज्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ 2 or more quantities which are of same type expressed in the same unit of measurement, expressed in the same unit of measurement। समझा क्या बच्चों? ओके, रेशो क्या लिखा है, अगला पॉइंट बोलो, रेशो, हां बोलो, 30:60 can also be written as 1:2 in its simplest form। कौन सा फॉर्म? सिंपलेस्ट फॉर्म। समझता है कि आपको ये रेशो 30:60 कैन ऑल्सो बी रिटन एज, बोलो, 1:2, 1:2। अच्छा आप बताओ मुझे, इसके नीचे एक और सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, आप आंसर देना। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लेट्स से 1.50 इज टू लेट्स से 4.50 इज, क्या रहेगा? 1.50 इज टू 4.50। आपको लग रहा है सर यही सिंपल है, सिंपल सिंपलेस्ट फॉर्म फ्रैक्शन में नहीं रह सकता, इट हैज टू बी इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर्स। तो क्या करेंगे, हाँ बोलो, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है इसका? 1:3। कैसे किया आपने 1:3? बताओ, दोनों को 1.5 से डिवाइड करो, तो क्या आएगा? 1.5 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 1.5 1, एंड 4.5 डिवाइड बाय 1.50 क्या आएगा? 3। या तो एक काम करो, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करो, दोनों क्वांटिटी को 10 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? ये 15:45, क्या आएगा? 15:45। अब तो समझा रहेगा, 15:45, 15 3 जा 45, 1:3 आंसर है कि नहीं? कितने लोगों को समझाए सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? समझा या नहीं? हाँ बेटा, समझा कि नहीं? और एक बार बताओ, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1.5 इज टू 4.5, क्या किया मैंने? दोनों को 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 1.5 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है? 1.5 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 15, 4.5 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है? 45, 15 45, क्या फॉर्म है बोलो? 1:3। 1:3 है कि नहीं? तो सिंपलेस्ट फॉर्म समझ रहा है क्या आपको? यस और नो? जनरली रेशो इज एक्सप्रेस्ड इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। जनरली रेशो इज एक्सप्रेस इन इट्स, बोलो, सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब अगर समझो मैं कभी बोल दिया कि एक क्वेश्चन का आंसर 10:20 है, तो ऑब्वियसली तुम बोलोगे सर क्यों 10:20 बोल रहे हो सर, सीधा सीधा 1:2 बोलो ना। नहीं समझा आपको? समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं? समझो एक क्वेश्चन का आंसर आया
500 is to 1500, 500 is to 1500, तो तुम क्या बोलोगे मुझे? सर आप 1:3 बोलो ना सर इसको। समझो क्या क्वेश्चन का आंसर आएगा 150 is to 250, 150 is to 250, तो आप क्या बोलोगे सर इसको 3:5 बोलो, 3:5। तो जनरली रेशियो इज एक्सप्रेस इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, जनरली रेशियो इज एक्सप्रेस इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, याद रहने का चांस है बच्चों। ओके नेक्स्ट, a is to b can also be written as a divided by b। जानते हो क्या आप लोग? ये तुम्हें समझ में आ रहा है ना बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या सिखा रहा हूँ? इधर पीछे समझ में आ रहा है ना भाई? नाखून खा रहे क्या? नहीं ना। a is to b can also be written as, हाँ बोलो, a divided by b। कैन इट ऑल्सो बी रिटर्न एज a k डिवाइडेड बाय b k। चलता है क्या बताओ ऐसे? क्या क्या वैसे भी k कैंसिल ही होने वाला है, आंसर क्या आएगा? a डिवाइड बाय b आएगा। कैन दिस ऑल्सो बी रिटर्न एज ax डिवाइडेड बाय bx। चलता है कैसे बताओ? वैसे भी x कैंसिल ही होने वाला है। कैन दिस बी रिटर्न एज a डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय x। चलता है कैसे? वैसे भी x ऊपर जाके कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर a is to b आएगा ना बच्चों। कैन दिस बी रिटर्न एज a बाय m डिवाइडेड बाय b बाय m। वैसे m कैंसिल ही हो जाएगा, आंसर a is to b रहेगा कि नहीं? कैन दिस बी रिटर्न एज 5a डिवाइडेड बाय 5b। डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? यस, 5 कैंसिल ही होगा, आंसर a बाय b है ना? यस और नो? बट सिर्फ यहां पे एक कंडीशन है, प्रोवाइडेड ये जो आपने बोला है k x m ये जो भी है इट शुड नॉट बी 0। नहीं समझा आपको? नहीं, आपने नहीं तो बोलोगे आप कि सर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया तो चलता है, a is to b ax डिवाइडेड बाय bx। एक काम करो, दोनों को 0 से मल्टीप्लाई करो, तो 2:3 दोनों को 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? 0:0। तो 2:3 एंड 0:0 सेम है क्या? नहीं है। आप समझ रहे हो क्या मतलब? तुम रेशो के सारे टर्म्स को किसी एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करो सबको, तो रेशो विल रिमेन सेम। मतलब a is to b कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 5a is to 5b, क्योंकि दोनों को मैंने 5 से ही मल्टीप्लाई किया। अच्छा, a is to b कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज a डिवाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि मैंने दोनों क्वांटिटी को 10 से डिवाइड किया है। आप समझ रहे हो क्या बच्चों? राइट। तो ऑल द टर्म्स ऑफ द रेशो, मैंने रेशो के सारे टर्म को 10 से मल्टीप्लाई किया, तो कहना है रेशो रिमेन्स सेम, ओनली उसका फॉर्म चेंज होता है। क्या चेंज होता है? अगर मैं 1:2 को 10:20 बोला तो रेशो सेम है या अलग रेशो आया? कोई सेम है। अच्छा, 1:5 को मैं 100:500 लिखा तो ये सेम रेशो है या अलग रेशो है? सेम ही रेशो है वो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो रेशो ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज, अगर सारे टर्म्स को अगर आप एक पर्टिकुलर नंबर से सबको ही मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशो रिमेन्स सेम, रेशो रिमेन्स सेम। तो क्या लिखा नीचे देखो, ऑल द टर्म्स ऑफ द रेशो। पढ़ रहे हो क्या बच्चों? ऑल द टर्म्स ऑफ द रेशो कैन बी, बोलो, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम नॉन जीरो नंबर, बाय सेम नॉन जीरो नंबर। तो आप बताओ x is to y, दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज xm is to, बोलो, ym। दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, हाँ बोलो, x by m is to, बोलो, y by m। इसका आंसर सेम ही आएगा ना, प्रोवाइडेड। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है? बोलो, m इज नॉट 0। जिससे भी आप मल्टीप्लाई कर रहे वो टर्म 0 नहीं हो सकता। समझा क्या? यस और नो? तो आप बताओ, एक सिंपल एक एग्जांपल है, पहले सुनो बच्चों एक मिनट। समझो एक रेशियो 2:5 क्या है? बोलो, तो मैं 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है? बोलो, 18। 5 को भी 9 से मल्टीप्लाई करो, 45। ये दोनों सेम ही रेशियो है, अलग है? फिर अलग रेशियो है, ये सेम ही रेशियो। इट इज रिटर्न इन अ डिफरेंट फॉर्म। 2:5 ये उसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, रेशियो वो वही है। यस और नो? एक काम करो, 2:5 इज इक्वल टू, एक काम करो, पहले नंबर को 12 से मल्टीप्लाई करो। हाँ बोलो, क्या आता है? 2 × 12 24। अगले नंबर को भी 12 से मल्टीप्लाई करो, 60। तो टेल मी, ये रेशियो अलग है या सेम है? सेम है। इट इज रिटर्न इन अ डिफरेंट फॉर्म। अच्छा, ये 24:60 है ना बच्चों, दोनों टर्म को 12 से डिवाइड करो। 24 डिवाइड बाय 12 क्या आता है? 2। 60 डिवाइड बाय 12 5। तो वापस 2:5 पे आ गए ना अपन। मतलब ऑल द टर्म्स ऑफ द रेशियो कैन बी, बोलो, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम नॉन जीरो नंबर। बट अब मैं जो अभी बोल रहा हूं वो भी सही है क्या? चेक करो आप। 2:5 रेशियो दिख रहा है क्या आपको? सुनो बच्चों प्लीज, 2:5 है। अपन 2 में 3 ऐड करते, क्या आता है बताओ? 5। एंड 5 में भी 3 ऐड करते, क्या आता है? 8। अब बताओ, ये दोनों सेम है क्या?
ऐसे कैसे रहेगा मेरे भाई? तो ये दोनों सेम है क्या? नहीं, ये तो रेशियो चेंज हो गया ना मेरे भाई, यस और नो? अच्छा एक काम करते हैं, 2:5, दोनों में से 1 डिडक्ट करते हैं। 2 से 1 डिडक्ट करो, क्या आया? 1। 5 से 1 डिडक्ट करो, क्या आया? 4। अच्छा बताओ, 2:5 एंड 1:4, ये क्या सेम है क्या? बिल्कुल भी नहीं। मतलब हम कुछ एडिश, दोनों में मैंने कुछ नंबर ऐड कर दिया तो रेशियो सेम नहीं रहता है, दोनों से कुछ डिडक्ट कर दिया तो रेशियो सेम नहीं रहता है। बट 2:5 था, एक काम करो, 2 को 100 से मल्टीप्लाई करो, क्या आया बोलो? 200। 5 को भी 100 से मल्टीप्लाई करो, ये सेम है, इट इज वन एंड द सेम। अब देखो 7th वाला सेंटेंस समझ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ बोलो, ऑल द टर्म्स ऑफ द रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम नॉन जीरो नंबर। मतलब जिससे भी आप मल्टीप्लाइड या डिवाइड करोगे वो नंबर जीरो नहीं हो सकता। ऑल द टर्म्स ऑफ द रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम नॉन जीरो नंबर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। यहां पे चलो और एक सेंटेंस लिखता हूं, यहां पे एक सेंटेंस जगह रहेगी तो आप बताओ मुझे, 10:12 कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, आप बताओ, कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 5:6। क्या किया आपने? दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया। अच्छा, कैन दिस ऑल्सो बी रिटर्न एज 100:120, सही है? क्या किया? दोनों को 10 से, कैन दिस ऑल्सो बी रिटर्न एज 1:1.20, क्या किया? दोनों को 10:12, दोनों को 10 से डिवाइड कर दिया। भले वो फ्रैक्शन में गया, वो सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म है उसका 5:6, बट ये फॉर्म भी गलत नहीं है ना भाई, सिंपलेस्ट नहीं है, बट यू कैन राइट इट लाइक दिस और नॉट। कैन आई से दैट दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 10m:12m, बट 10m:12m लिखने के लिए कंडीशन क्या है? m शुड नॉट बी 0, प्रोवाइडेड m इज नॉट 0। तो आप बताओ, आपको रेशो का मतलब समझा क्या? तो अभी तक अपन जो पढ़े उसमें पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड क्या है, जल्दी बताओ, बोलो। रेशो इज अ फ्रैक्शन यूज्ड फॉर comparison of two or more quantities which are of same type expressed in the same unit of measurement. All the ratios are unit free. All the ratios are unit free. इसका मतलब ही हुआ रेशो कैन बी expressed without unit of measurement. रेशो कैन बी, बोलो, expressed without unit of measurement. इसलिए all the ratios are unit free. All the ratios are unit free. रेशो कैन बी expressed without unit of measurement, इसलिए all the ratios are unit free. समझा क्या बच्चों? यस और नो? एंड लास्ट वाला सेंटेंस क्या था अभी कहा, बोलो, ऑल द टर्म्स ऑफ द रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम नॉन जीरो नंबर। वापस बताओ, ऑल द टर्म्स ऑफ द रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम नॉन जीरो नंबर। क्लैरिटी है बच्चों? यस चलो, इन द रेशियो x:y, दिख रहा है क्या बच्चों आपको? ये इन द रेशियो x:y, ये पहला पेज कंप्लीट हुआ क्या सबका? आपको थोड़ा बहुत कुछ अंदाज लगने लग गया कि अपन ये बुक कैसे कंप्लीट करने वाले? अभी तो बहुत कुछ है, बट आपको समझ में आ रहा है क्या? ये आगे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए मैंने, आंसर के लिए ब्लैंक स्पेस छोड़ा हुआ है, कुछ टेबल मैंने कुछ कंप्लीट किए हैं, आपको साथ साथ में कंप्लीट करना है, राइट? इज द बेस्ट वे टू लर्न मैथमेटिक्स। समझ में आ रहा है कि आपको ये? क्योंकि अपन क्या सॉल्व कर रहे हैं अपने को सामने होना चाहिए, अननेसरी इधर कुछ है उधर कुछ है। समझ रहा है कि अपने को? राइट, एग्जाम में भी अपन जहां पे क्वेश्चन है वहां पे उसके बाजू में रफ वर्क कर सकते हैं पेंसिल से। समझ रहा है कि आपको ये? उसके बाजू में रफ वर्क करके अपन जो भी आंसर आएगा उसको तो टिक करना है अपने को। आंसर अपन ने कैसे सॉल्व किया वो तो कोई देखने नहीं वाला है। समझ में आ रहा है कि आपको ये? ओके, बट क्लास में हम फिर भी बहुत सिस्टमैटिकली लिखते हैं क्योंकि ये बुक से अपने को रिवीजन भी करना है ना बच्चों, है या नहीं? हाँ चलो बोलो, इन द रेशो x:y, इन द रेशो x:y, x क्या है? तो फर्स्ट टर्म कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज एंटीसीडेंट। फर्स्ट टर्म को क्या बोला जाता है? एंटीसीडेंट। तो फर्स्ट, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू, फर्स्ट टर्म ऑफ द रेशियो इज नोन एज एंटीसीडेंट, सेकंड टर्म ऑफ द रेशियो इज नोन एज कॉन्सिक्वेंट, सेकंड टर्म ऑफ द रेशियो इज नोन एज कॉन्सिक्वेंट। तो फर्स्ट टर्म ऑफ द रेशियो इज नोन एज एंटीसीडेंट, सेकंड टर्म ऑफ द रेशियो इज नोन एज कॉन्सिक्वेंट। फर्स्ट टर्म एंटीसीडेंट, सेकंड टर्म कॉन्सिक्वेंट। समझा बच्चों? फर्स्ट टर्म ऑफ द रेशियो इज नोन एज एंटीसीडेंट, सेकंड टर्म ऑफ द रेशियो इज नोन एज कॉन्सिक्वेंट। याद रहेगा क्या? तो बताओ, इन रेशो, चलो लिखो नीचे उधर, इन रेशो लेट्स से 13:35, 13 is antecedent and 35 is consequent. समझा बच्चों?
35 इज कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट इज 35। समझ में आ रहा है क्या? फर्स्ट टर्म इज एंटीसीडेंट, सेकंड टर्म इज कॉन्सिक्वेंट। याद रहेगा बच्चों? एंड जो देखो जो अपन एक दिन में पढ़ते हैं, आज आपको समझेगा कि चलो भाई यहां तक सर ने पढ़ाया, उतना घर जाके 15-20 मिनट आधा घंटा पढ़ने का मैथ्स, जो आपको लॉ में पढ़ाया उतना 15-20 मिनट आधा घंटा पढ़ने का, रोज 2 आवर्स पढ़ने का। समझ आया क्या? सारे लेक्चर अच्छे से करने का। आप समझ रहे हो क्या? सब कुछ करना पड़ेगा, जो भी कुछ है सब कुछ मैं यहाँ पे सिखाऊंगा आपको। समझ रहा है क्या? क्या करना है क्या नहीं करना है ये सब बताऊंगा। अभी आपका काम है आज जो मैं सिखा रहा हूं उतना करने का। समझ रहा है क्या? यस और नो? मैं क्या करना है कब क्या करना है मैं पूरे इंस्ट्रक्शंस आपको दे दूंगा। समझ रहा है क्या? एंड आप आज ही मत सोचो कि परसों अपन क्या करने वाले, आज क्या बोला है उतना करने। समझ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कुछ फ्यूचर की सोचना ही नहीं चाहिए, बट अननेसेसरी समझो ये लड़के को स्विमिंग सीखना है। स्विमिंग आता है क्या आपको? आता है क्या सबको? अच्छा समझो ये लड़के को स्विमिंग आता ही नहीं है एंड समझो मैं उसका कोच हूँ, स्विमिंग सिखाना है मुझे उसको। मैं बोला हाँ चल भाई चल, ये 4 फीट का पानी है, चल थोड़ा मैं तुझे कम से कम बेसिक सिखा देता हूँ। बोल रहा पानी में नहीं जाऊंगा। फिर मैं बोला कैसे सीखेगा? फिर बोलेगा इधर ही सिखाओ। समझ रहा है क्या? मैं बोला ठीक है भाई चल भाई पेपर पेन ले ले। फिर मैं उसको सिखा रहा हूँ कि जंप इन द वाटर, मूव दी हैंड्स इन दिस एंगल। फिर वो बोलेगा कि सर 40 डिग्री में या 50 डिग्री में? मैं बोलूँगा 45 से 50 डिग्री में, है कि नहीं? फिर वो बोलेगा कि सर फिर यहाँ पे हाथ आने के बाद क्या कर, सांस लेना है नहीं लेना है? मैं बोला कि यहाँ पे हाथ आने के बाद मुंडी ऊपर लेने का और सांस लेने का। बोले सर उस वक्त पैर कहाँ पे चाहिए? मैं बोला उस वक्त पैर का पोजीशन ऐसा चाहिए, डायग्राम। फिर घर जाके बोला 30 डिग्री में गए, ऊपर मुंडी करो, सांस लो, पैर इधर करो, पैर इधर, अरे यार पैर इधर नहीं, पैर इधर गए, ऐसा करो। फुल रट्टा मार के याद कर लिया। एग्जाम भी लिया मैंने उसके ऊपर, टॉपर आ गए। फिर क्या, भी डायरेक्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल। समझ रहा है क्या? समझ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? तो आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो मैं दूंगा, बट आपको वहां पे गिरने के बाद में ही वो समझेंगे। बाहर से तुम बोलोगे, कुछ लोगों को क्या रहता है, सर स्टडी मटेरियल करूं क्या? सर करो स्टडी मटेरियल, पहले मैंने जो बोला है वो कंप्लीट करो, उसके बाद टाइम मिला तो करो। समझ रहे क्या? बट वो ये भी नहीं करेगा। पहले वो क्या बोलेगा, वो करूं क्या, सीए होने के बाद में सीपीए करूं क्या? तो पहले फाउंडेशन पास हो जा भाई, है कि नहीं? समझ रहे क्या? ये करूं क्या, वो करूं क्या? अभी एक हॉट क्वेश्चन रहता है, आईसीआई स्टडी मटेरियल कॉस्ट ऑफ कोर्स। आईसीआई स्टडी मटेरियल में दुनिया भर की मिस्टेक्स है, पता है क्या आपको? ये पता है क्या आपको? ये दुनिया वो जो स्टडी मटेरियल आपको दिया है बोर्ड ऑफ स्टडीज ने, या आपके घर पे आया रहेगा ना, हो रजिस्ट्रेशन किया या तो आएगा, उसमें बहुत सारे मिस्टेक्स है, आपको पता ही है। आपको लोग नहीं सर ऐसे कैसे? अब मुझे बता, 2+3 किसी ने 8 लिखा तो करेक्ट होने वाला है, आईसीआई ने लिखा तो करेक्ट होगा, इंडिया के प्रेसिडेंट ने बोला तो प्रेसिडेंट कैसे बोल रहा है, ऐसे होगा क्या? तो गलत ही रहेगा ना भाई। समझ रहा है कि नहीं? तो वो बुक में लिखा है तो गलत है तो गलत है। समझ रहा है क्या? तो जो तुमको मैं बता रहा हूं ना उतना पहले अच्छे से करने का, तो उसके एंड में तुमको वैसे भी समझने वाला है कि भाई ये जो दिया है ना सर ने उतना ही अपने से नहीं होने वाला है एंड तक। ये बुक, रिवीजन बुक, 5,500 MCQ, DD1 DD2 कितने, उतना सॉल्व करने का, फिर बोलने का कि सर ये सब हो गया अब बताओ क्या करने का। ऐसा क्वेश्चन ही नहीं आएगा। समझ में आ रहा है क्या? एंड ऐसा है तो आप मुझे बताओ, चलो ठीक है। आपने बोलने का कि सर ये सब हो गया, डीडी सब सॉल्व, अब बताओ क्या करूं। मैं भी तो 20 साल से पढ़ा रहा हूं ना भाई, है कि नहीं? मैंने कोई 1-2 स्टूडेंट देखे क्या आज तक? समझ रहा है कि नहीं? तुमको लगता होगा कि नहीं नहीं मैं अलग हूं, तो आप, मैंने लाख स्टूडेंट को पढ़ाया, उनसे अलग हो तुम? 2, 4, 5, 10, 15 का सैंपल साइज रहता तो बात अलग होती ना भाई। समझ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? तो जितना आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जो ये है पहले वो कंप्लीट करने का भाई। समझ में आ रहा है क्या? मैं देखो, आप मेरा बोलने का तरीका थोड़ा एडामेंट रूट रहेगा, मैं थोड़ा गांव से आया उसके वजह से मेरा लैंग्वेज थोड़ा प्रॉब्लम है, बट जो मैं बता रहा हूं उसमें सच्चाई बहुत है, फैक्ट्स बहुत है। बताने का तरीका थोड़ा आपका थोड़ा गाँव का मेरा लैंग्वेज है, तो क्या करेंगे ना, बराबर है ना? थोड़ा मैं इतना प्यार से बात नहीं कर सकता जैसे सुशील सर बात करते, है कि नहीं? बहुत सुशील सर तो बहुत प्यार से बात करेंगे ना तुम्हारे साथ, बराबर है? उतना मैं प्यार से नहीं बात करता। मेरा चेहरा देख के भी आपको समझता रहेगा कि भाई इसके तो बस की बात नहीं है ना, मेरा वो नाम है सुशील, बराबर है ना? ना ऐसा कुछ है। तो
थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट मैं आपको सच्चाई जरूर बताऊंगा। समझ रहे हैं आपको ये? तो आपको आईसीआई स्टडी मटेरियल से अभी फिलहाल कुछ भी नहीं करना है। आप समझ रहे हो आपको करना क्या है? ये पूरे 2 बुक कंप्लीट, साथ साथ में रिवीजन बुक बाद में कंप्लीट हो जाएगा। एंड क्या सॉल्व करना है? डीडी वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 जो भी है, जो आपको जब मिलेगा तब आपको साथ साथ में कंप्लीट करना है। एंड हर टेस्ट देना है आपको क्लास का। समझ में आ रहा है बच्चों? ये छोड़ के और भी सब्जेक्ट्स है, बहुत कुछ करने लायक है। समझ में आ रहा है कि आपको? एक टाइम भी एक इशू होता है ना भाई, समझ आएगी नहीं आपको ये? चलो कर रहे हैं बच्चों कंटिन्यू फिर। तो इन द रेशो x इज टू y, x क्या है बोलो? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को क्या बोला जाता है? एंटीसीडेंट। सेकंड टर्म को क्या बोला जाता है? कॉन्सिक्वेंट। ओके नेक्स्ट, इन द रेशो a इज टू b, इन द रेशो a इज टू b, इफ a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b मतलब एंटीसीडेंट इज ग्रेटर देन कॉन्सिक्वेंट। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 9 is to 8, 11 is to 3, 35 is to let's say 32, 41 is to 9, 32 is to 6। सही है क्या बच्चों? 41 is to let's say 410 is to 200 and let's say 1। अब बताइए सारे रेशो में वेदर एंटीसीडेंट इज ग्रेटर देन कॉन्सिक्वेंट। जरूरी नहीं कि मैंने जो लिखे हुए एग्जांपल वही लिख रहे हो आप ऐसे तो करोड़ों एग्जांपल लिख सकते हो ना भाई, सिर्फ आपको फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म से बड़ा रखना है। तो इफ एंटीसीडेंट इज ग्रेटर देन कॉन्सिक्वेंट, दैट रेशो इज नोन एज रेशो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। उसको क्या बोला जाता है? रेशो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। आप लिख रहे हो क्या बच्चों? तो व्हेन अ रेशो इज सेड टू बी रेशो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी, व्हेन एंटीसीडेंट इज ग्रेटर देन कॉन्सिक्वेंट, इट इज सेड टू बी अ रेशो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। समझा क्या आपको ये? नेक्स्ट, व्हेन एंड ए इज लेस देन बी मतलब व्हेन एंटीसीडेंट इज लेस देन कॉन्सिक्वेंट। एग्जाम्पल, हाँ बोलो। 7 is to 15, 18 is to let's say 35, 100 is to let's say 102 या 1025, let's say 251 is to 931। आप बताओ बच्चों ये सारे रेशो में whether antecedent is less than consequent, such ratios are known as ratio of, या अगर ऐसा रहा तो that ratio is known as ratio of बोलो लेसर इनइक्वालिटी। उसको क्या बोला जाता है? रेशो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी। आप समझ रहे हो क्या बच्चों? रेशो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी। एंड इफ एंटीसीडेंट इज इक्वल टू कॉन्सिक्वेंट, व्हेन एंटीसीडेंट इज बोलो इक्वल टू कॉन्सिक्वेंट, फॉर एग्जांपल लेट्स से 18 is to 18, 20 is to 20, 35 is to 35, 41 is to 41, 1 is to 1। सही है क्या बच्चों? तो इसको बोला जाता है, कोई बता सकता है मुझे? रेशो ऑफ इक्वालिटी। वेरी गुड, रेशो ऑफ इक्वालिटी। तो व्हेन एंटीसीडेंट इज इक्वल टू कॉन्सिक्वेंट वी कॉल इट एज रेशो ऑफ इक्वालिटी। एंड आप बताओ बच्चों उसके नीचे एक मैंने सेंटेंस लिखा है वो सही है क्या? चेक करो जरा। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशो ऑफ इक्वालिटी इज ऑलवेज 1 is to 1। Simplest form of ratio of equality is always 1 is to 1। Simplest form of ratio of equality is 1 is to 1। भले वो 18 is to 18 रहने दो, 20 is to 20 रहने दो, 35 is to 35 रहने दो, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? 1 is to 1। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशो ऑफ इक्वालिटी इज ऑलवेज 1 is to 1। तो चलो ये 3 चीजें याद रहेगी क्या बताओ? व्हेन अ रेशो इज सेड टू बी रेशो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी, व्हेन एंटीसीडेंट इज ग्रेटर देन कॉन्सिक्वेंट, व्हेन अ रेशो इज सेड टू बी रेशो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी, when antecedent is less than consequent, when a ratio is said to be ratio of equality, when antecedent is equal to consequent, when antecedent is equal to consequent। ये 3 चीजें याद रहेगी बच्चों, yes और no। ये 9th पॉइंट तक क्लियर है फिर? yes और no। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है बताओ? फाइंड द बोलो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशो ऑफ क्वांटिटीज। फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशो ऑफ क्वांटिटीज। क्या पहला क्वांटिटी है बोलो? 3 hours 5 minutes 8 seconds। एंड अगला क्या है? 8 hours 10 minutes 40 seconds। तो इसका रेशो चाहिए उनको, कैसे सॉल्व करें? अच्छा, सबको सबसे पहले तो दोनों क्वांटिटी को सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट में लाना पड़ेगा। दोनों क्वांटिटी को बोलो सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट में लाना पड़ेगा। तो आप बताओ बच्चों ये जो 3 hours है, ओके क्या है बोलो? 3 hours।
तो आप बताओ 3 आवर्स इंटू 60 कर दिया तो क्या हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा ये, मिनट्स हो जाएंगे वो। अच्छा इंटू 60 कर दिया तो क्या होगा वो, सेकंड्स। तो 3 इंटू 60 3 आवर्स के सेकंड्स हो गए, प्लस और सामने क्या है बोलो 5 मिनट्स, 5 मिनट्स मतलब 5 इंटू 60 सेकंड्स, प्लस कितना सेकंड्स है बोलो 8। तो ये पहला क्वांटिटी है, नहीं समझा आपको, समझा क्या, अरे मेरे भाई 3 आवर्स 5 मिनट्स 8 सेकंड्स मतलब इतने सेकंड्स हो गए ना, सही है। 3 आवर्स मतलब कितने सेकंड्स, 3 आवर्स मतलब कितने सेकंड, 3 इंटू 60 इंटू 60 कितना आता है, 3 इंटू 60 इंटू 60 करो करो, 3 इंटू 60 इंटू 60, हाँ बोलो कितना ये 10,800 सेकंड्स। अच्छा 5 आवर्स मतलब कितने सेकंड, सॉरी 5 मिनट्स मतलब कितने सेकंड्स, 300 सेकंड्स, एंड 8 सेकंड्स मतलब कितने सेकंड्स, 8 सेकंड मतलब 8 सेकंड और कितने, सही है क्या। तो आप बताओ ये सब मिलके कितना 11,108 सेकंड्स है कि नहीं बच्चों, इज इट 11,108 सेकंड्स, यस और नो। एंड आप बताओ बच्चों ये डिवाइडेड बाय क्या होने वाला है, हाँ बोलो दूसरा क्वांटिटी क्या है मुझे बताओ, 8 आवर्स, 8 आवर्स मतलब कितने सेकंड बच्चों, 8 आवर्स इंटू 60 इंटू 60 28,800, आर यू श्योर, प्लस 10 मिनट्स मतलब कितने सेकंड्स, 10 इंटू 60 प्लस 40 सेकंड्स इज 40, तो 8 इंटू 60 पहले तो वो करो, इज इट 28,800 सेकंड्स प्लस 60 सेकंड्स प्लस 40 सेकंड्स, ये तीनों का टोटल कितना आता है बताओ आप, सॉरी 600 प्लस 40, ये तीनों का टोटल कितना आता है बताओ आप मुझे, प्लस 600 ऑब्वियसली प्लस ये कितना 40, ये तीनों का टोटल बताओ मुझे कितना है 29,440। अब बताओ बच्चों ये दोनों क्वांटिटी जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये सेकंड में आया क्या बताओ मुझे, ये दोनों सेकंड में आया क्या बताओ, दिस इज इन सेकंड्स, दिस इज इन सेकंड्स, तो यहां पे मैंने लिख दिया, बट आप बताओ जब मैं रेशियो के फॉर्म में लिख रहा हूं आई कैन नॉट राइट सेकंड, समझता है कि आपको ये रेशियो को एक्सप्रेस करते हो यूनिट ऑफ मेजरमेंट हम नहीं लिखते। तो आप बताओ कैन आई से आंसर ऑफ दिस इज 11,108 इज टू 29,440, बट टेल मी ये जो आंसर है आंसर करेक्ट है, बट इज इट द सिंपलेस्ट फॉर्म, नो। तो या तो पहले सब दोनों को डिवाइड करो, आप मेरे ख्याल से दोनों को 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो क्या आता है बताओ, 11,108 डिवाइड बाय 4 कितना था ये 2,777 है क्या, 29,440 डिवाइडेड बाय 4 करो, बोलो क्या आता है 7,360। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या बताओ, कुछ करके 7 से डिवाइड करके, 3 से डिवाइड करके, 13 से डिवाइड करके, कुछ करके इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या बच्चों, नहीं कर सकते। ये तुम्हारा कैलकुलेटर बेटा ये साइंटिफिक है क्या, हाँ तो आपको बाय करना है, ये सिंपल कैलकुलेटर आपको बाय करना है, ठीक है। ये इस टाइप का कैलकुलेटर या इसी टाइप का कोई भी कैलकुलेटर बाय कर सकते हो, साइंटिफिक कैलकुलेटर फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड इन सीए एग्जाम, वो आदत भी मत लगाओ, समझ रहा है कि नहीं, समझ रहे हो क्या। अब जैसे कोई नंबर का पावर 10 आपके इस पे तो डायरेक्ट ऑप्शन है ना उधर, बट अभी इसमें पावर 10 कैसे करते हो तो आपको सीखना पड़ेगा। अब उसमें तो कोई नंबर का पावर 100 रहा तो भी उसका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली, साइंटिफिक कैलकुलेटर है ना वो तो, है या नहीं। बट अपने को यहाँ पे कैसे करना है, क्योंकि उसके भी शॉर्टकट्स है ना मेरे भाई, तो वो भी अपने को सीखना है, समझ है क्या। ओके चलो, ये वेदर आंसर इज 2,777 इज टू 7,360, वेदर दिस इज द आंसर, समझा। इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है क्या, मैंने फाइनल आंसर को ऐसे सेकंड्स वगैरह लिखा क्या वहां पे, कुछ नहीं, मतलब जो मैं फाइनल आंसर लिखा दैट इज एक्सप्रेस विदाउट यूनिट ऑफ मेजरमेंट, दैट इज एक्सप्रेस बोलो विदाउट यूनिट ऑफ मेजरमेंट। आपको सच्ची में समझ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं वगैरह, कुछ लैंग्वेज वगैरह का इशू नहीं है ना, अपना लैंग्वेज बहुत सिंपल है मेरे भाई, राइट। कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज तो मुझे खुद को आता नहीं है, समझ रहा है क्या, बहुत सिंपल, राइट। हिंदी इंग्लिश इसी में पढ़ाते हम लोग, क्लियर है। वेदर आंसर इज 2,777 इज टू 7,360। नीचे एक सेंटेंस लिखा हुआ है वो सही है क्या बताओ, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, रेशियो कैन बी एक्सप्रेस बोलो विदाउट यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मतलब ऑल द रेशियोज आर यूनिट फ्री, ऑल द रेशियोज आर यूनिट फ्री। मतलब देखो मेरा इनकम आपको बताना है तो मुझे यूनिट ऑफ मेजरमेंट बताना पड़ेगा, ये लड़के का हाइट बताना है तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट बताना पड़ेगा, समझो। ये मैं बोल रहा हूं ये लड़के का हाइट है 5, तो आप क्या बोलोगे, क्या 5 फीट 5 इंच 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर किलोमीटर, कुछ तो बता, है या नहीं।
बट अगर मैं बोल दिया कि भाई इसका हाइट एंड मेरा हाइट का रेशो 7:11 है, तो आप बताओ इसमें कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट की जरूरत नहीं है। करेक्ट है या नहीं? जो भी है उसका 7x है तो मेरा 11x है, वेयर x सेंटीमीटर में होगा, मिलीमीटर में होगा, किसी में भी होगा। करेक्ट और नॉट? एक क्वांटिटी एक्सप्रेस करने के लिए यूनिट ऑफ मेजरमेंट की जरूरत है, बट रेशियो एक्सप्रेस करने के लिए यूनिट ऑफ मेजरमेंट की जरूरत नहीं है। मतलब रेशोज आर यूनिट फ्री, रेशोज आर यूनिट फ्री। समझ में आ रहा है बच्चों ये? ओके चलो, यहां पे कुछ मैंने क्वेश्चंस दिए हुए, जिसका जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया, दो क्वांटिटीज दिए, एंड यू हैव टू एक्सप्रेस दोज क्वांटिटीज इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म। उनका रेशो को सिंपलेस्ट फॉर्म आपको करना है। चलेगा बच्चों? अपन साथ में सॉल्व करेंगे। चलेगा? 5 आवर्स एंड 5 मिनट्स का रेशो चाहिए, तो बोलो, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। अब बताओ 5 आवर्स को मैं 5 इंटू 60 मिनट्स ऐसे बोल सकता हूं क्या? डिवाइडेड बाय, हां बोलो, 5 मिनट्स। डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? तो बताओ, इज इट 300 मिनट्स डिवाइडेड बाय 5 मिनट्स? तो टेल मी वेदर आंसर इज 60:1। बट मैंने ऐसे बोला कि 60 मिनट इज टू 1 मिनट? नो, रेशियो 60:1। कितने लोगों को समझाए? तो मैंने क्या किया, आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट किया। अच्छा, मैं मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर सकता था क्या? क्या प्रॉब्लम है मिनट्स को? मतलब 5 मिनट्स मतलब 5/60 आवर्स। अरे 5 मिनट्स मतलब कितने? 5 डिवाइडेड बाय 60 आवर्स। अच्छा मुझे सुनो सुनो सुनो, सब लोग इधर देखो एक मिनट, मुझे बताओ 2 आवर्स मतलब कितने मिनट्स? 120 मिनट्स। क्या किया आपने? 2 को 60 से मल्टीप्लाई किया, तो 120 मिनट्स मतलब कितने आवर्स? 2 आवर्स। क्या किया आपने? 120 60 से डिवाइड किया। यस और नो? तो आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते, तो मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। सुनो 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 सब लोग यहां पे। अच्छा, पहला क्या था बोलो? ये 5 आवर्स, एंड ये क्या था बोलो? 5/60 आवर्स। क्या था ये? अरे 5 मिनट मतलब कितने आवर्स? 5/60 आवर्स। भले वो आंसर फ्रैक्शन में है, बट 5 मिनट्स मतलब 5/60 आवर्स ना। तो आप बताओ, ये 5 इंटू ये जो 5/60 ऊपर जाके क्या होगा? 60/5। 5 कैंसिल हुआ, क्या आंसर है बोलो? 60 डिवाइडेड बाय 1। तो क्या आंसर रहेगा? 60:1। सही है बच्चों? तो आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते, तो मिनट्स को भी आवर्स में कन्वर्ट कर सकते। सिर्फ डिवाइड बाय 60 करते, वो नंबर फ्रैक्शन में रहा तो क्या फर्क पड़ता है मेरे भाई? चलो सुनो, बताओ मुझे, 600 मिनट्स मतलब कितने आवर्स? 10 आवर्स। क्या किया आप? 600 डिवाइड बाय 60, तो 5 मिनट्स मतलब कितने आवर्स? 5/60 आवर्स। 2 मिनट मतलब कितने आवर्स? 2/60 आवर्स। यस और नो? तो मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है, आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस और नो? टफ है क्या मेरे भाई ये? चलो अगला क्वेश्चन क्या है बताओ। 5 आवर्स 10 मिनट्स का रेशो किसके साथ लाना है अपने को बोलो? 10 आवर्स 15 मिनट्स। यहां पे मैं लिख रहा हूं, वैसे मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल भी ये आपको पता नहीं रहेगा, फिर भी लिखता हूं। प्लीज नोट, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, एंड दूसरा बोलो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। सही है भाई? हाँ चलो बोलो, अभी लिख के दो और एक्सप्लेन करो ये कुछ। 1 आवर इज 60 मिनट्स, 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स। हाँ चलो बोलो, 5 आवर्स 10 मिनट्स, 5 आवर्स 10 मिनट्स। तो बताओ बच्चों, ये 5 इंटू 60 मिनट्स हो गए क्या? ये प्लस सामने 10 मिनट है और, तो प्लस 10 कर दिया। अरे 5 आवर्स 10 मिनट्स मेरे भाई। अच्छा समझो, मैं बोल रहा हूं चलो मैं 1 घंटे और 10 मिनट में आ रहा हूं वापस, तो मैं कितने मिनट्स में आ रहा हूं? 70 मिनट्स। 70 मिनट्स में वापस आ रहा हूं ना? यस और नो? समझो, मैंने बोला चलो भाई आज का लेक्चर अपन 1 आवर 40 मिनट्स लेंगे, 1 आवर 40 मिनट्स लेंगे, मतलब कितने मिनट्स लेंगे? 100। क्लियर है ना? 1 आवर 60 मिनट्स, ऊपर के 40 मिनट्स ऐड किए ना आपने 60 में। हाँ चलो नेक्स्ट, हाँ बोलो। 10 आवर्स मतलब क्या? 10 इंटू 60 प्लस 15। ये आप बताओ, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों मिनट्स में है क्या? है या नहीं? तो बताओ वेदर दिस इज 310 मिनट्स डिवाइडेड बाय 615 मिनट्स। आप बताओ बच्चों, बट मुझे रेशियो बताने के लिए कैन यू टेल मी द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस? टेल मी 310:615 लिखा तो गलत है क्या? नहीं, सेम है बट सिंपलेस्ट नहीं है, इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है।
एक काम करो, दोनों को किससे डिवाइड करो, 5 से। हाँ करो, 5 से डिवाइड किया तो क्या आता है, 62 इज टू 123। और सिंप्लीफाई होता है क्या, आपको लग रहा है नहीं सर दोनों को 10 से डिवाइड करो, 10 से डिवाइड करो तो 62 डिवाइड बाय 10 6.2 फ्रैक्शन में चला जाएगा ना मेरे भाई, वो कोई सिंपलेस्ट फॉर्म है क्या, नहीं। अच्छा आपको लगता नहीं सर दोनों को 2 से डिवाइड करो तो 62 डिवाइड बाय 2 31 आ जाएगा, बट 123 डिवाइड बाय 2 फ्रैक्शन में चला जाएगा ना यार, तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है फिर, समझा कि आपको 3 से डिवाइड नहीं होता है, फ्रैक्शन में चला जाएगा ये, यस और नो। चलो नेक्स्ट, 6 फीट एंड 6 इंचेस। तो देखो बच्चों आईसीआई ने डायरेक्टली अब स्टडी मतलब में कोई ऐसे क्वेश्चन दिए ही नहीं है, बट एग्जाम में पूछते कई बार। अब आप तुम बोलोगे नहीं सर स्टडी मतलब में नहीं दिए, एग्जाम में कैसे आते, मेरे भाई अब वो 12th वाला तुम्हारा दिमाग वो बंद कर दो कि अपना वो स्टडी मटेरियल का जो अपने टेक्स्ट बुक में रखा है वही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वो नहीं होता है। अब आईसीआई बोलता है भाई ये सिलेबस है, इस पर हम कुछ भी पूछेंगे। अब बोलोगे नहीं सर फिर आईसीआई ने स्टडी मटेरियल क्यों दिया है, वो उन्होंने खुद लिखा है वहां पे कि भाई ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए, हम पूछ तो कुछ भी सकते हैं आपको। समझता है क्या आपको ये चैप्टर, ये चैप्टर में क्या है ये समझने के लिए हमने एक रेफरेंस मटेरियल दिया हुआ है आपको, समझ रहा है क्या। हाँ चलो बोलो, 8 फीट एंड 6 इंचेस 12 फीट 8 इंचेस का रेशियो इनको चाहिए। हाँ चलो बोलो अभी 1 फुट इज हाउ मेनी इंचेस माय फ्रेंड्स, आपको पता है क्या है 1 फुट में कितना इंचेस होता है, 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंचेस एंड 1 इंच में अप्रोक्सीमेटली 2.53 सेंटीमीटर होता है, पता है क्या आपको ये, पता है क्या। अच्छा सुनो, आपका जो लॉन्ग स्केल है, लॉन्ग स्केल ओके है क्या आपके पास, किसी के पास लॉन्ग स्केल है, शॉर्ट स्केल रहेगा ना, वो स्केल अगर ये लॉन्ग स्केल है 1 मिनट तो ये 1 फुट का होता है, कितना होता है ये 1 फुट का होता है, उसमें एक साइड में सेंटीमीटर रहेगा, दूसरे साइड में देखो इंचेस रहेगा, वो 12 इंचेस है क्या चेक करो, दूसरे साइड में, दूसरे साइड में देखो 12 इंचेस रहेगा, है या नहीं, नहीं है क्या कुछ ऐसे लाइन 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 खींचे हुए है क्या कुछ, तो 1 फुट का ही है या 12 इंचेस का है बोल सकते हो आप, कितने इंचेस का है भाई, तुम कुछ तो चेहरे पे तुमको नहीं समझ रहा है, तो तुम नहीं समझ रहा ये बताओ, बट कुछ तो बोलो, है कि नहीं, ऐसा चेहरा मत करो मेरे भाई, ठीक है। मैं सुबह से लेक्चर लेता हूं तो मुझे भी भाई टीचर को भी एक मोटिवेशन की जरूरत रहती है, कुछ लोगों के चेहरे तो बहुत ही खतरनाक है भाई, ऐसा कुछ मैं तुमको कुछ रशियन सिखा रहा हूं यहां पे या फ्रेंच सिखा रहा हूं या कुछ ऐसा कोई दूसरे लैंग्वेज में बात कर रहा हूं क्या, हाँ हाँ चलो बोलो 1 फुट इज हाउ मेनी इंचेस 12 इंचेस, तो बताओ 8 फीट मतलब हाउ मेनी इंचेस 8 इंटू 12 प्लस 6, वो सामने की प्लस तो है ही इंचेस डिवाइडेड बाय, हाँ बोलो मेरे भाई 12 फीट मतलब कितने इंचेस 12 इंटू 12 प्लस 8 इंचेस, तो टेल मी माय फ्रेंड्स इज इट 102 इंचेस डिवाइडेड बाय 152 इंचेस, सही है क्या, तो वेदर दिस रेशियो इज 102 इज टू 152, चलो दोनों को 2 से डिवाइड करो, क्या आता है बोलो 51 इज टू 76, और कुछ सिंप्लीफाई होता है क्या बताओ, और सिंप्लीफाई होता है क्या किसी से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके, कुछ नहीं, तो यही आंसर है फिर 51 इज टू 76, 51 इज टू 76, सही है मेरे भाई। चलो नेक्स्ट बताओ 8 मीटर्स 10 सेंटीमीटर्स एंड 10 मीटर्स 18 सेंटीमीटर्स। अच्छा मुझे बताओ आपको पता है कि नहीं, वैसे ये स्कूल का सिलेबस है, स्कूल में भी कुछ बहुत 10th का वगैरह नहीं है, ये 5th 6th स्टैंडर्ड का सिलेबस है, बराबर ना बच्चों, या शायद उसके भी पहले का। मुझे बताओ 1 किलोमीटर इज हाउ मेनी मीटर्स 1000 मीटर्स, डू यू एग्री। अब बताओ 1 मीटर इज हाउ मेनी सेंटीमीटर्स 100 सेंटीमीटर्स, श्योर। अच्छा 1 सेंटीमीटर इज हाउ मेनी मिलीमीटर्स, 1 मिलीमीटर इज 1 सेंटीमीटर इज हाउ मेनी मिलीमीटर्स 10 मिलीमीटर्स। अच्छा बताओ 1 मीटर इज हाउ मेनी मिलीमीटर्स, 1 मीटर इज हाउ मेनी मिलीमीटर्स 1000 मिलीमीटर्स, सीधी सी बात है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है एंड 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर है, मतलब 100 इंटू 10 1000 मिलीमीटर हो जाएगा ना उसमें, भाई 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 समझ में आ रहा है कि सबको, थोड़ा लाओ भाई चेहरे पे कुछ तो,
इतना टेंशन में ऐसे मत जियो, अभी तो सीए फाउंडेशन पहले लेवल का पहला दिन है कि नहीं? क्या क्या पढ़ना है आपको आगे जाके, है कि नहीं? इनकम टैक्स, जीएसटी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्टिंग, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एफआर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंड एएस, समझता है कि आपको ये सब पढ़ना है, और अपन रेशियो में ही परेशान दिख रहे, पढ़ना है नहीं सब? हाँ चलो बोलो, तो मुझे बता 8 मीटर्स एंड 10 सेंटीमीटर, तो बोलो 8 मीटर मतलब सेंटीमीटर में कितना होगा? 800 प्लस 10, ये सेंटीमीटर में आया क्या? डिवाइडेड बाय, हाँ चलो जल्दी बोलो, 10 मीटर मतलब कितने सेंटीमीटर? 1000 प्लस 18 सेंटीमीटर में आंसर आया क्या ये? तो बोलो न्यूमरेटर कितना सेंटीमीटर से? 810 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1018 सेंटीमीटर, तो बोलो वेदर दिस रेशियो इज 810 इज टू 1018। हाँ और सिंप्लीफाई करेंगे ना इसको, यस और नो? चलो एक काम करो, दोनों को 2 से डिवाइड करो, क्या आता है बोलो? 405 इज टू 509, और सिंप्लीफाई होता है क्या बताओ? नहीं, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, फिर जो है वही उसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। चलेगा क्या बच्चों? पक्का समझा आपको ये? चलो नेक्स्ट, 5 मिनट्स 33 सेकंड्स एंड 8 मिनट्स 45 सेकंड्स, तो क्या करेंगे? दोनों साइड सेकंड में कन्वर्ट करेंगे क्या? करेंगे क्या? बोलो 5 मिनट्स 33 सेकंड मतलब क्या होगा? 5 इंटू 60 प्लस 33 डिवाइडेड बाय, बोलो जल्दी, 8 इंटू 60 प्लस 45, तो 5 इंटू 60 प्लस 33, इज इट 333 सेकंड्स? 333 सेकंड्स डिवाइडेड बाय 525, सॉरी 525 करेक्ट है ना? 525 सेकंड्स। अच्छा यही उसका सिंपलेस्ट फॉर्म है क्या फिर? 333 इज टू 525, एक काम करो दोनों को 3 से डिवाइड करो, क्या आता है? 111 इज टू 175, 175। अगर आपने इसे कैलसी नहीं होता है तो भाई कैलकुलेटर पे करके, जो गलत जवाब देने से तो बेटर ही है ना कैलसी पे करने का। 525 डिवाइडेड बाय 3 का क्या आंसर है? 175। अब ये कैलकुलेटर पे की भी कुछ फंक्शन आप यूज नहीं कर सकते, शायद m प्लस m माइनस कैसे यूज करते हैं आपको पता ही नहीं रहेगा, जीटी का मतलब क्या है ये धीरे मैं आपको वो भी सिखाऊंगा धीरे धीरे, समझता है क्या? आप एडिशन सब्ट्रैक्शन तो कर सकते हैं ना कैलसी पे, एटलीस्ट डिवीजन वगैरह कर सकते हैं कि नहीं उतना? 525 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 175, उतना तो समझता होगा ना अभी तक, है या नहीं? ओके चलो नेक्स्ट, 8 GB एंड 512 MB, आपको ये रिलेशन पता है क्या जीबी और एमबी का? पता है क्या? एक बताओ, पता है या नहीं है? है नहीं पता? हाँ चलो कुछ बेसिक चीज बता देता हूं, काम में आएगा आपको। 1024 बाइट्स का होता है 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट्स का होता है 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट का होता है 1 गीगाबाइट जीबी, एंड 1024 गीगाबाइट का होता है 1 टेराबाइट टीबी। इसके आगे भी होता है बट जनरली अपने काम में नहीं आता है। यहां तक समझ में आ रहा है कि आपको ये? यू हैव टू नोट दिस इज वेरी बेसिक थिंग। अब ऐसे चीजें कहीं पे हो, कहीं पे स्टडी मटेरियल में वो लिखते नहीं है, वो समझता है क्या? वो बोलते भाई ये स्टूडेंट को राइट हमने बिना बताए भी आना चाहिए। ये तो हम अपने नोट्स में सब कुछ सारे एंगल से ऐड करते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ स्टडी मटेरियल बना देख के नोट्स नहीं बनाया मेरे भाई, मैंने इसके पहले का हर एग्जाम पेपर देखा है, क्या पूछते क्या नहीं पूछते सब हमको पता है। समझ रहा है क्या? ये ICANA ये जो CPT कोर्स जो पैदा किया था ना 2006 में, उससे पहले मैं पढ़ा रहा हूं। समझ रहा है क्या? तो अब बताओ 8 GB मतलब 8 इंटू 1024 MB होगा ना बच्चों, डिवाइडेड बाय बोलो 512 MB। डू यू एग्री? तो बोलो ये 1024 इंटू 8 कितना आता है? 8192 डिवाइडेड बाय
512 एंड ये दोनों MB में है, अभी दोनों मेगाबाइट में है कि नहीं? तो क्या आंसर है बताओ इसका? 16:1। 8192 डिवाइड बाय 512 कर दो, डायरेक्ट आंसर ही आ जाएगा, 16 ही आ जाएगा। मतलब 16:1 है ये। या तो आप ऐसे कर सकते थे, देखो ये 512 कट करके इसको 2 लिख सकते थे। अरे 512 का डबल ही है ना 1024, तो 8 इंटू 2 16, नीचे तो सब कैंसल्ड है, डिवाइड बाय 1 कर सकते थे कि नहीं? तो इधर आंसर 16:1। चलो नेक्स्ट, 8.5 किलोग्राम्स एंड 880 ग्राम्स। जस्ट आप बताओ मुझे, आपको पता है कि नहीं, प्लीज नोट, मुझे बताओ बच्चों, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम? 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। अच्छा बताओ 1 ग्राम इज हाउ मेनी मिलीग्राम? 1 ग्राम इज 1 gram is how many milligrams? 100. 1 gram is how many milligrams? One gram is how many milligrams? 100. 1000. भाई घर जाके अगर तुम्हारे माँ बाप को तुमने ये बोल दिया ना 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम पता नहीं, वो बोलेंगे आज ही छोड़ दे। अच्छा तुम जैन जी काम करो, चलो मैं आपको लाइफ लाइन देता हूँ, मोबाइल पे चेक कर, गूगल पे चेक करके बताओ। वो तो चेक करने आता है क्या? हाँ करो, उसी बहाने से व्हाट्सएप भी देख लेना। हाँ मुश्किल है। हाँ बोला मैं, 1000 बोला, बट सब लोग 4 4 आंसर दे रहे इधर, एक 1000 बोल रहा है, एक 100। मुझे एक आंसर चाहिए, इतना सिंपल क्वेश्चन यार। मैं कुछ दिनों पहले अपनी बेटी को सिखाया था, वो 9 साल की है। हाँ कितना बेटा? तो 1 ग्राम इज 1000 मिलीग्राम्स। भाई कल जाके ना कहीं किसी को बताओगे ना विनोद रेड्डी के स्टूडेंट से, तो मेरी भी कुछ इज्जत रखना, बहुत मेहनत करके मैंने कमाई है भाई इज्जत 20 साल से। समझ रहा है क्या? 1 2 साल नहीं भाई, मैं 20 साल से रोज 10 12 13 घंटे पढ़ा रहा हूँ यहाँ तक आने के लिए, इंटर फाइनल फाउंडेशन। एंड तुम बोलोगे कि 1 ग्राम मतलब कितना मिलीग्राम पता नहीं, बट हम विनोद रेड्डी के स्टूडेंट है। हाँ चलो, अभी तो अपन स्टूडेंट है भी नहीं ठीक से, इतना टाइम जाना बाकी है अभी तक, बराबर है कि नहीं? अभी तो हार्डली अपन कुछ सीखे, बट करेंगे कंप्लीट, अपन बहुत सारा नॉलेज लेंगे यहाँ पे। हार्डली 1 2 पेज पे अपन, पहले दिन है आज पढ़ाने के लिए, अपन 200 घंटे से ज़्यादा साथ में रहने वाले, प्लस उसके बाद रिवीजन है 60 घंटे का। डेफिनेटली पास तो अपन हो ही जाएंगे, क्या लगता है आपको? हो जाएंगे ना? हाँ चलो भाई, 8.5 किलोग्राम्स मतलब कितने ग्राम्स? कितने ग्राम्स? 8500 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 880 ग्राम्स। चलो बोलो, इज इट 8500 डिवाइडेड बाय 880? तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 850:88 ऐसा हो सकता है क्या? 850:88 ऐसा हो सकता है क्या? सिंपलेस्ट, इसका सिंपलर फॉर्म है, और सिंपलर हो सकता है लेकिन तो सिंपलेस्ट नहीं है मतलब ये, यस और नो? तो बताओ और क्या होगा, बोलो दोनों को किससे डिवाइड कर रहे हैं? 2 से, 5 से नहीं होगा, 425:44। और सिंपल होता है क्या बताओ? 425:44। अगर तुम फ्रैक्शन में लिख रहे हो तो वो सिंपलेस्ट नहीं बोल सकते ना भाई, यस और नो? तो द आंसर इज 425:44। पक्का डाउट नहीं इसमें कुछ, या 4 4 कैंसल? नहीं ना? ओके, 425:44। नेक्स्ट, 8.8 किलोमीटर्स 44,000 मिलीमीटर्स। सही है बच्चों? एक मिनट सुनो ध्यान से, सुनो तो बच्चों प्लीज। 8.8 क्या था वो? किलोमीटर्स।
तो मैं इंटू 1000 कर दिया तो क्या हो जाएगा, मीटर्स में आ गया। एंड एक मीटर में कितने मिलीमीटर्स होते हैं, 1000, तो इंटू 1000। तो आंसर किस में आया अभी, बोलो, मिलीमीटर्स, डिवाइडेड बाय, हाँ बोलो, 44,000 मिलीमीटर्स। समझा क्या, बताओ। अरे 8.5 किलोमीटर था तो इंटू 1000 कर दिया तो मीटर्स में आया आंसर। एंड एक मीटर में 1000 मिलीमीटर है ना, यस और नो, तो इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 44,000 मिलीमीटर्स। तो बोलो यहां पे न्यूमरेटर क्या है, 8.8 इंटू 1000 इज इट 88 lakhs millimeters? Is it 88 lakhs millimeters divided by 44,000 millimeters? 44,000 millimeters. तो बोलो क्या आंसर है, 200:1। तो इसका आंसर है 200:1। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आंसर इज 200:1। तो आप बताओ बच्चों, यहां तक समझा है क्या सबको? यस, ये जो भी अपन ने कुछ सीखे समझे क्या आपको, पक्का? ओके, तो कुछ अभी ये आईसीआई ने ऐसे कुछ बोला नहीं कि भाई हम कभी आपको मीटर में, मिलीलीटर्स में, मिलीग्राम में कन्वर्ट करने का मौका देंगे या कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, ऐसा कुछ लिखा भी नहीं उन्होंने। बट ये आस्क द क्वेश्चंस इन द एग्जाम। समझ आया क्या? अपन एग्जाम में बैठ के वहां पे नहीं सोच सकते ना भाई 1 GB में कितने MB आएंगे, थोड़ा कंफ्यूजन है, अपने को ऑलरेडी पता होना चाहिए। समझ आया क्या? ये अभी ये इट्स प्रोफेशनल एग्जाम माय फ्रेंड्स। समझ आया क्या? इसमें अपन बिल्कुल ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एक कोई तो आपने को बुक दो एंड वो बुक में से ही क्वेश्चन एज इट इज आएगा, ऐसा होता ही नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? फाउंडेशन में तो फिर भी राइट, मैं भरोसा दे सकता हूं कि तुम्हें जो जिस टाइप के मैं क्वेश्चन कराऊंगा 90 क्वेश्चन, 80 to 90 क्वेश्चन तो वही कैटेगरी के रहेंगे, नंबर बदल के आएंगे वहां पे। बट आप बताओ इंटर में, फाइनल में आपको लगता है क्या ऐसे ही होगा? अपन क्वेश्चन क्लास में सॉल्व करेंगे एज इट इज, क्वेश्चन इसमें आएगा? एज इट इज नहीं होता है मेरे भाई। इसलिए तो अपन कंसेप्ट क्लियर चाहिए बोलते हैं ना फिर, ताकि वो नॉलेज यूज करके अपन कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, है या नहीं? चलो अगला पॉइंट क्या लिखा है बोलो, ऑर्डर ऑफ टर्म्स इन अ रेशो इज इंपॉर्टेंट। ऑर्डर ऑफ टर्म्स इन अ रेशो इज इंपॉर्टेंट। रेशो में ऑर्डर ऑफ टर्म्स इज इंपॉर्टेंट। समझो, माई एज इज टू हिज एज का रेशो है 6:2 या लेट्स से 7:2। क्या रेशो है? 7:2। ये हम दोनों का एज का रेशो है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या, मेरा एज और इसका एज का रेशो 2:7 है। क्या फर्क पड़ता है यार, 2 पहले क्या 7 पहले क्या, ऐसे बोल सकता हूं क्या मैं? फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है? इसका मतलब ये 7:2 या 2:7 ये उल्टा लिखा या सीधा, ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है? इंपॉर्टेंट है। हाँ, मेरा एज और उसका एज का रेशो 7:2 है, तो हीज एज टू माई एज का रेशो 2:7 हम बोल सकते हैं। बट कभी भी उठ के हम लोग उसी रेशो में राइट, ये ऑर्डर तो चेंज नहीं कर सकते ना। तो ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट और नॉट इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट। ऑर्डर ऑफ द टर्म्स इन अ रेशो इज इंपॉर्टेंट। मतलब कोई ए इज टू बी इज नॉट इक्वल टू बी इज टू ए। बाई चांस वो सेम रह सकता है, अगर ए एंड बी का वैल्यू ही सेम है तो 8:8 इज ऑल्सो इक्वल टू 8:8, क्योंकि उसको उल्टा भी किया तो वही हो रहा है, करेक्ट और नॉट? बट 8:9 एंड 9:8 ये क्या सेम होता है क्या? नहीं। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ, बोलो, terms in a ratio is important. 8:11 is not equal to, बोलो, 11:8। ये दो अलग अलग रेशो है, ये दो अलग अलग रेशो है। 8:11 is not equal to 11:8। ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। ओके, बट अब हमें कुछ रेशो के टाइप सीखते हैं बच्चों। अभी तक यहां तक जो भी अपन ने पढ़ा है समझा है बच्चों सबको? क्या होता है रेशो, बताओ, 1-2 मिनट में रिवीजन करते हैं। रेशो क्या है? रेशो इज अ फ्रैक्शन यूज्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज व्हिच आर ऑफ सेम टाइप expressed in the same unit of measurement. Ratio can be expressed without unit of measurement. Ratio can be expressed without unit of measurement. Ratios are unit free. All the terms of the ratio can be multiplied or divided by same non-zero number. सबको एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रेशियो सेम ही रहता है, सिर्फ उसका फॉर्म चेंज होता है। सिर्फ क्या चेंज होता है? फॉर्म। जनरली रेशियो इज रिटन इन डैश फॉर्म, simplest form. Generally ratio is written in its simplest form. I hope you are getting this. Next, if we interchange the position of antecedent and consequent, हम antecedent and consequent का position क्या करेंगे? interchange करेंगे, then we get inverse ratio. हमें क्या मिलता है?
वी गेट इनवर्स रेशो। एंड कोई भी रेशो और उसका इनवर्स रेशो अलग रहता है या सेम रहता है? अलग रहता है ऑब्वियसली। अच्छा, राम का एज एंड श्याम का एज का रेशो का इनवर्स रेशो क्या रहेगा? श्याम का एज इज टू राम का एज। समझा क्या? यस और नो? सुरेश का हाइट इज टू महेश का हाइट का इनवर्स रेशो क्या रहेगा? महेश का हाइट इज टू सुरेश का हाइट। इनवर्स रेशो समझा या नहीं? ओके, इनवर्स रेशो ऑफ 5:7 इज 7:5। एंड नीचे क्या लिखा है? प्लीज रिमेंबर 5:7 इज नॉट इक्वल टू 7:9। इट मीन्स, बोलो, ऑर्डर ऑफ टर्म्स इन अ रेशो इज इंपॉर्टेंट। ऑर्डर ऑफ टर्म्स इन अ रेशो इज इंपॉर्टेंट। तुम्हारे मन में आया तुम ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। ऑर्डर ऑफ टर्म्स इन अ रेशो इज, बोलो मेरे भाई, इंपॉर्टेंट। ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। ऑर्डर ऑफ टर्म्स इन अ रेशो इज इंपॉर्टेंट। समझा क्या? अगले क्वेश्चन का आंसर तो क्या है? इनवर्स रेशो ऑफ एज टू बी। एज टू बी ऐसे कैसे? इनवर्स ऑफ इनवर्स, मतलब इनवर्स करो, जो आया उसका इनवर्स करो, तो वापस तुम उधर ही आ जाओगे ना। अच्छा, व्हाट इज इनवर्स रेशो ऑफ एज टू बी? बी टू ए। बी टू ए का इनवर्स एज टू बी। तो अब देखो, इनवर्स रेशो ऑफ एज टू बी। कितने लोगों को समझा है सेंटेंस? इनवर्स रेशो ऑफ एज टू बी इज एज टू बी। सही है बच्चों? यस और नो? पक्का बच्चों? अच्छा, ये जो दो सेंटेंसेस लिखे मैंने, सही है क्या? चेक करो आप, अगर बस आप पढ़ोगे तो भी समझेगा। क्या बोल रहा है? इनवर्स रेशो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी इज रेशो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी। अच्छा मुझे बताओ, एक ग्रेटर इनइक्वालिटी 11:8, ये रेशो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी है, इसका इनवर्स रेशो क्या है? 8:11। ये रेशो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी है। एंड व्हाट इज इनवर्स रेशो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी? रेशो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। सही है क्या? एंड 18 पॉइंट क्या लिखा है? बोलो, इनवर्स रेशो ऑफ इक्वालिटी इज रेशो ऑफ इक्वालिटी ओनली। 8:8 का इनवर्स रेशो क्या आएगा? 8:1, क्योंकि एनीवे उसका सिंपलेस्ट फॉर्म 1:1 है, तो उसका इनवर्स रेशो तो 1:1 ही रहेगा ना बॉस। यहां तक समझा क्या? बताओ, पक्का? तो चलो एक काम करो, मैं 2 मिनट या 2-3 मिनट आपको टाइम दे रहा हूं, या अभी तक जो भी अपन पढ़े, जो भी कुछ लिखे, इसमें से कुछ डाउट रहा तो पूछो मुझे। चलो पढ़ लो एक बार, गो थ्रू करो मतलब बेसिकली, एंड आप मुझे बताओ कि इसमें से अपने को कुछ समझा नहीं है क्या। अब देखो, मैंने ये जो लिखा है ना, अभी सुन रहे हो क्या मेरे भाई? ये आपको लगता है कि आपके साथ साथ में मैंने भी सिस्टमैटिकली लिखा है? इसका हर चैप्टर के एंड में मैं इसका सॉफ्ट कॉपी आपको फॉरवर्ड करूंगा। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? ये आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा मैं आपको, ताकि आपका कुछ रह गया हो, या आपको लगता है कि सर ने कुछ गलत लिखा था, मैं रेक्टिफाई करूंगा, कुछ जो भी कुछ है ये भी आपको मिल जाएगा। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने जो भी अच्छा वर्कबुक बनाएगा, इसको एक अवार्ड डिक्लेयर, 3 अवार्ड दूंगा मैंने बोला था, 11,000, 5,000, 4,000। याद है क्या आपको? ये पैसा मैटर नहीं करता है, उसके लिए अपन जो कुछ काम कर रहे वो इंपॉर्टेंट करता है। कुछ लोग तुम में से बोलेंगे सर 11,000 मैं तो गिनता भी नहीं, रहेगा मेरे भाई। हम लोगों को ना 11th स्टैंडर्ड में ना बच्चों, मैं लातूर में कॉलेज में था, हमको ना क्लास में फर्स्ट आने के बाद ना 5 रुपए देते थे वो, 5 रुपए। सेकंड जो आता था उसको 2 रुपए, थर्ड आने वाले को 1 रुपए। मालूम है क्या? उसके लिए दिन रात पढ़ाई करते थे हम लोग। समझ रहे? क्योंकि क्या होता था, उसको ऐसे क्लास में, चालू क्लास में प्रिंसिपल एंटर करते थे, ओके, वो 3 ऐसे एनवलप लेके आते थे। समझ रहा है क्या? तीनों को बुलाते थे, ये टॉपर, तीनों के साथ में एक फोटो लेते थे। समझ रहा है क्या? कितना पैसे देते थे? 5 रुपए। उस जमाने में पोहे 6 रुपए में आते थे, पोहे बाहर। एक चाय आती थी 2.5-3 रुपए में, 1 रुपए अवार्ड मिलता था। कितना? 1 रुपए। समझ रहा है क्या? तो अमाउंट इंपॉर्टेंट रहती है या वो रिकॉग्निशन? वो रिकॉग्निशन इंपॉर्टेंट रहती है। कई बार मैं ये बोल ही नहीं रहा हूं कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पैसा ही सब कुछ नहीं है। बराबर है कि नहीं? पैसा इंपॉर्टेंट है, नो डाउट अबाउट इट, बट पैसा ही सब कुछ नहीं है। बराबर है ना? तो आप एक चैलेंज लो कि भाई मैं सब कुछ अच्छे से लिखूंगा। उसके लिए क्लास को भी आना पड़ता है रोज। आपको वो भी मोटिवेशन देगा ना कि भाई मैं जाऊंगा, मैं कंप्लीट करूंगा। बस एक टास्क लिया है बच्चों अपन ने,
ये कंप्लीट करना है तो अपन ने अच्छे से करने का। फिर एक टारगेट है अपने सामने सीए फाउंडेशन करना है तो फिर इज्जत से करने का, पूरी शिद्दत से करने का, नहीं तो करने का ही नहीं, फिर आराम करने का। बराबर है कि नहीं? अगर आपने करना ही नहीं तो फिर आराम करने का, घर पे बैठने का, मस्त रहेंगे। कोई आज की दुनिया में भूखा मरदा नहीं है। कितना भी भूखा रहोगे तो 5 किलो चावल मोदी जी दे देंगे आपको। कितना 5 किलो मिलता है क्या? हाँ, मिलता रहेगा ना वो। हाँ, लंगर में जाके खाएंगे, इधर तो खा ही लेंगे, और क्या है कि नहीं? भूखे तो नहीं मरने वाले, लेकिन थोड़ा पढ़ाई करेंगे, कुछ करेंगे तो जिंदगी में बन पाएंगे कुछ, है कि नहीं? हाँ चलो, ये पढ़ो, 1-2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं आपको, कुछ डाउट रहा तो पूछो मुझे। टेम्परेचर कम करना, वो ये डाउट है क्या? ठंड लग रहा है क्या बेटा? ये भी कम कर दो। अब थोड़ा ठीक लग रहा है? हाँ बेटा, सर 1 इंच में सेंटीमीटर से 2.3 1 इंच में 1 इंच में अप्रॉक्स 2.53 सेंटीमीटर होते हैं। 2.53, वो एक साइड में थोड़ा सा आगे गया हुआ है, देखो। अच्छा मुझे बताओ, सुनो, 30 सेंटीमीटर से 30 एंड 12 इंच है, तो 30 डिवाइड बाई 12 करो, 2.5 आएगा एग्जैक्टली। 2.5 आएगा, बड़ो 2.5 नहीं होता है, 2.53 होता है। थोड़ा एक साइड में अगर आप देखोगे ना, इंचेस के साइड से 1-2 लाइन थोड़े से आगे गए हुए हो सेंटीमीटर से। समझ रहा है आपको? क्या हुआ बेटा, क्या डाउट है? हो गया क्या, सॉल्व हो गया प्रॉब्लम? थोड़ा सा ज्यादा है, 2.53 रहता है अप्रोक्सीमेटली। तो अगर तुम देखोगे यहाँ पे तो देखो, ये सेंटीमीटर्स वाले लाइन यहाँ से लेके इधर तक गए, बराबर है। ये लाइन यहाँ से लेके शुरू होके यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, समझ रहे हैं आपको? चलो, ध्यान है क्या बच्चों सबका? इधर अभी हो गया क्या इस? ओके ओके, चलो अब बस और 1-2-3 पॉइंट सीखते हैं, आज का लेक्चर बस हो गया। अननेसेसरी नहीं तो तुम बोलोगे पहले दिन भाई। ओके, एक छोटा सा टर्म है डुप्लीकेट रेशो, क्या होता है सुनो बच्चों, बस अभी और 19, 20, 21, 22 इतना कंप्लीट करेंगे, बाकी कल देखेंगे, चलेगा? क्या है बोलो ये? डुप्लीकेट रेशो। क्या होता है डुप्लीकेट रेशो, बताता हूं मैं, सुन रहे हो क्या मेरे भाई? अच्छा मुझे बताओ बच्चों, आप सोच के आंसर देना। 5:7, 5 का स्क्वायर क्या आता है बोलो? 25। 7 का स्क्वायर, अच्छा ये इक्वल रहता है क्या? ऐसे कैसे इक्वल आएगा? अच्छा 5 को किससे मल्टीप्लाई हुआ? 5 से। 7 को किससे मल्टीप्लाई हुआ? मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को दो अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये रेशियो सेम नहीं रहेगा। फिर ये दो रेशियो अलग अलग है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखो, अब सेम नहीं आएगा। 49 इंटू 5 का आंसर एंड 7 इंटू 25 का आंसर थोड़ी सेम है। इसका मतलब ये सेम है या नहीं है? नहीं है, मतलब दोनों का स्क्वायर कर देना, एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट का स्क्वायर करना, मतलब रेशियो चेंज करना ही है ना यार, या सेम रेशियो लाना है? रेशियो चेंज करना ही हुआ ये, यस और नो? तो अब सुनो ध्यान से, अगर समझो एक 5:7 है, क्या है बोलो रेशियो? एक मिनट सुनो, अभी हम डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, आप बताओ 5:7 है, आप मुझे बताओ 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई करो, क्या आता है? 25। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 49। तो आप बताओ ये रेशियो सेम है या अलग है? अलग है। अगर ये सेम होता तो फिर अगर मैं 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 25। तो 7 को भी 5 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता बोलो? 25:35। ये रेशियो सेम है, दिस इक्वल टू 5:7, बट 25:49 ये तो अलग रेशियो है ना बॉस, तो ये है उसका डुप्लीकेट रेशियो। तो डुप्लीकेट रेशियो मतलब क्या होता है? सीधा सीधा रेशियो ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ बोथ द टर्म्स। रेशियो ऑफ बोलो स्क्वेयर्स ऑफ बोथ द टर्म्स इज द डुप्लीकेट रेशियो। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स? तो नेक्स्ट, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ लेट्स से A is to B का आंसर क्या रहेगा? हाँ बोलो,
a square is to b square. But tell me whether a is to b is equal to a square is to b square. बिल्कुल नहीं, ये तो अलग है ना मेरे भाई, रेशो ही कंप्लीटली अलग है. समझ आया क्या? तो दोनों टर्म का स्क्वायर करना मतलब राइट गेटिंग डुप्लीकेट रेशो. नेक्स्ट, डुप्लीकेट रेशो ऑफ 20:m is, आंसर दो, 400:m square. 400:m square is the duplicate ratio. तो जितना मैंने लिखा है उतना पढ़ के आपने को कभी भी समझेगा ना, फिर क्या होता है डुप्लीकेट रेशो, समझेगा या नहीं? रेशो ऑफ स्क्वायर्स. तो शायद अगर आपको डुप्लीकेट रेशो समझाए तो ट्रिप्लीकेट भी समझता ही रहेगा वर्डिंग पढ़ के. क्यूब करेक्ट है. तो बोलो ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ 3:8 is, आंसर दो, 3³ is to 8³. तो आंसर इज 27:512. 27:512. सही है भाई. तो ये ट्रिप्लीकेट रेशो. व्हाट इज ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ a is to b then? a³ is to b³. a³ is to b³. ट्रिप्लीकेट रेशो हुआ. तो डुप्लीकेट एंड ट्रिप्लीकेट का मीनिंग समझा क्या, बताओ? यस और नो? ओके. नेक्स्ट क्या है बोलो? ये सब डुप्लीकेट रेशो. तुम्हारे दिमाग में है क्या कुछ, बताओ? स्क्वायर रूट. वेरी गुड. सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ a is to b is, क्या आंसर रहेगा? रूट a is to रूट b. Under root a is to under root b. So what is the subduplicate ratio of a square is to b square? A is to b. a square का square root, b square का square root. a is to b आएगा ना? Yes or no? सब ट्रिप्लीकेट क्या रहेगा बताओ आप फिर, अगर समझाए तो इतना. सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ a is to b is, आंसर दो, क्यूब रूट ऑफ a is to क्यूब रूट ऑफ b. डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? अच्छा, इसको ऐसे लिखते क्या बताओ? a का पावर 1/3 is to b का पावर 1/3 मतलब क्यूब रूट, पावर 1/4 मतलब 4th रूट, पावर 1/10 मतलब 10th रूट. ये पता होगा ना आपको? यस और नो? पता नहीं है तो फिर भी आप यहां पे एक बॉक्स में लिख दो. कभी अगर ऐसा रहा mth रूट ऑफ, क्या बोलो? mth रूट ऑफ a, तो उसका आंसर क्या रहता है? a का पावर 1/m. a का पावर 1/m. ये रूल है बेसिक. समझा क्या आपको? ये mth रूट ऑफ a मतलब क्या होता है? a का पावर 1/m. इज दैट क्लियर माय फ्रेंड्स? तो व्हाट इज डुप्लीकेट, व्हाट इज ट्रिप्लीकेट, समझा थोड़ा बहुत आपको? व्हाट इज इनवर्स रेशो ऑफ a is to b? b is to a. What is duplicate ratio of a is to b? a square is to b square. What is subtriplicate ratio of a is to b? Cube root of a is to cube root of b. What is subduplicate ratio of a is to b? Square root of a is to square root of b. What is triplicate ratio of a is to b? a cube is to b cube. याद रहेगा बच्चों? What is ratio? Ratio क्या होता है? Ratio is a fraction used for comparison of two or more quantities which are of same type expressed in the same unit of measurement. तो देखो बच्चों, आज अपन जो भी पढ़े एक अप्रोक्सीमेटली 1.5 घंटा, 1 घंटा 35-40 मिनट, वॉट एवर इट इज. कितना टाइम लगेगा घर जाके रिवाइज करने के लिए? 15-20 मिनट. बट कुछ लोगों को क्या लगता है, सुनो मेरे भाई, उसको बाद में देख लेना, बाद में क्लास के बाद उसका फोटो लेना लगे तो एचडी में रात को जूम करके देख लेना. बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है तो ऐसे कर सकते हैं आप, वो ऑप्शन है भाई, उसको फोटो दे देना. आजकल कैसे जेंस ही है ना, जेंडर वगैरह भी मैटर नहीं करता है आजकल, है कि नहीं? क्या फर्क पड़ता है ना आजकल, बराबर है ना? चलता है भाई, चलता है, अलाउड है अभी, ठीक है? इतना कुछ ऑब्जेक्शनेबल नहीं है आजकल. इट्स ओके. पीपल ऑल्सो हैव स्टार्टेड स्लोली बट क्यों ना हो एक्सेप्ट करने लग गए लोग आजकल, कहीं पे भी स्लोली. अभी इंडिया में कुछ चीजें 10 साल पहले बहुत ऑर्थोडॉक्स थी, लोग उसको बहुत ऐसा बोलते थे कि भाई ये बहुत गलत है, आज धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लग गए ना. हाँ, कुछ दिन बनेगा भाई, है कि नहीं? तो ठीक है बेटा,
मतलब हमारे जमाने में हम लोग थोड़ा कम से कम जेंडर का ख्याल रखते थे, करते थे ऐसे काम उल्टे सीधे, बट एटलीस्ट वी आर सीन द जेंडर। ठीक है, तो अब थोड़ा जेंस ही है ना, तो चलता है कि नहीं? हाँ चलो, ध्यान दे रहे हो कि यहाँ पे आज अपन जो भी पढ़े वो रिवाइज करोगे क्या आप घर जाके? एक सिंपल लास्ट 2 मिनट। कभी कभी स्टूडेंट रिवीजन नहीं करने का रीजन क्या रहता है? अब समझो ये 2 स्टूडेंट है, जस्ट एनालिसिस के लिए समझो, ये रोज पढ़ाई करता है, रोज घर जाके 15-20 मिनट पढ़ाई करता है, आधा घंटा पढ़ाई करता है पर सब्जेक्ट, मतलब 2 घंटे के आसपास पढ़ाई करता है वो। एंड समझो ये बच्चा कुछ भी नहीं करता घर जाके, कभी कभी क्लास को भी नहीं आता। सुन रहे हो क्या? आप समझो एग्जाम को 15 दिन बचे, ओके, समझो ये लड़का बोल रहा है कि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, वो तो जाहिर सी बात है वो पढ़ता ही नहीं। बट सरप्राइजिंग ये है कि ये भी बोल रहा है कि मुझे कुछ नहीं याद आ रहा है। होता है ऐसे। तो अब ये क्या बोलेगा फिर, इतना तू क्लास करके रोज पढ़ाई करके ऐसे क्या कर लिए, ऐसा क्या अचीव किया तूने? मैं तो वैसे भी नालायक हूं, लेकिन तू भी मेरे साथ ही है, तो दोनों सेम है क्या फिर? तो क्या फर्क है? दोनों को कुछ याद नहीं आ रहा है। ये 2 दिन इसको दो, ये बोलेगा कि भाई मुझे सिर्फ 48 आवर्स दो, देखो मैं मैथ्स का कुछ भी बताऊंगा तुमको। ये पढ़ने बैठ जाएगा ना अभी, तो ये दूसरे पेज पे भी नहीं पहुंचेगा, डिप्रेशन में। ये बोलेगा सब कुछ नया लग रहा है भाई, अब मैं कैसे? पहली बार करना इतना आसान रहता है क्या उस समय पे? परसों एग्जाम है, बट ये कर लेगा कि नहीं बताओ आप मुझे? वैसे देखा जाए तो उसको कुछ भी याद नहीं आ रहा है अभी, बट कर लेगा कि नहीं बताओ? तुम्हारे साथ भी ऐसे हुआ रहेगा ना पहले कभी। अच्छा, सीए फाइनल का पेपर है, डायरेक्ट टैक्स का पेपर है, 1600 पेज का बुक है, समझ रहा है? हर पेज पे भर भर के थ्योरी लिखा हुआ है, सेक्शन सब सेक्शन, उसके इंटरप्रिटेशन, प्रोविजंस, केस लॉज, पता नहीं क्या क्या। सुन रहे हो क्या? ये बंदा पूरा 400 घंटे का लेक्चर्स अटेंड कर चुका है, सब कुछ प्रैक्टिस करके बैठा है, सब बैठा है। ये लड़के ने कुछ भी नहीं किया, समझ रहा है क्या? वापस सेम हालत है इनकी। एग्जाम अभी परसों है, तो एक पेपर चल रहा है एक के बाद एक। ये बोल रहा है कि भाई इतना पढ़ा कुछ याद नहीं आ रहा है, ये बोल रहा है मुझे तो वैसे भी याद नहीं आता। एग्जाम है ना, ये 100 मार्क का पेपर सॉल्व करके आएगा, फिर भी आप लोग ऐसा ऐसे कैसे पॉसिबल है? एग्जाम को है ना 2 दिन, और 2 पेपर के बीच में भी 2 दिन का गैप होता है ना, करेक्ट और नॉट? ये पढ़ लेगा पूरा, इसने सब कुछ अंडरलाइन करके रखा है, इंपॉर्टेंट मार्क करके रखा है। एक पेज पे जाएगा, ये देखेगा हाँ 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 ये ऐसा, हाँ ठीक है। ये अगले पेज पे जाएगा, वो बोलेगा हाँ ठीक है, आया। अगले पेज पे जाएगा, एक केस स्टडी पढ़ेगा, हाँ बोलेगा अच्छा ये ऐसा है, हाँ बट ये उस केस में ऐसा नहीं होता है, अच्छा ये सेक्शन में ऐसा है, याद आया याद आया। अगले पेज पे जाएगा, अगले पेज पे जाएगा, खत्म कर दिया उसने 1500 पेज 2 दिन में। आपको लगता है ऐसे होता है क्या? तो होता है, उसके लिए पढ़ के देखना पड़ता है पहले। समझता है क्या आपको? ये है या नहीं है? ऑब्वियसली। तो पहले से अगर अपन पढ़ के रखे ना तो सब होता ही है। तो रोज पढ़ने वाला कभी भी कंफर्टेबल सिचुएशन में रहेगा, समझ रहा है क्या? मैं लास्ट में एक दिन ही करूंगा, वैसा नहीं होता रहता है मेरे भाई। इससे कभी ना कभी ये फ्लॉप शो हो जाएगा। अगर आप अच्छी आदत लगाओगे फाउंडेशन में ही बच्चों, तो और इंटरमीडिएट फाइनल आसान हो जाएगा, समझ रहे क्या? फाउंडेशन इतना टफ नहीं है, बट अगर अपन आदत गलत लगाएंगे ना तो क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यू आगे भी होगी बट वो आगे होगा नहीं। आज अपन गली में क्रिकेट खेल रहे, कल तो वानखेड़े पे खेलना है ना, समझा है नहीं? यहां पे तो चलेगा भाई, कुछ ये वो ऐसे वैसे, आगे नहीं चलेगा ना भाई। आप समझ रहे हो क्या? तो कोई बड़ा काम करना है तो प्रिपरेशन भी उसी लेवल का चाहिए, प्रिपरेशन, राइट? जैसे बताया, मोटिवेशन कभी कभी काम में आएगा, कंसिस्टेंसी एंड प्रिपरेशन आपको हमेशा अच्छा रिजल्ट देगा। मोटिवेशन क्या रहता है? मोटिवेशन मतलब जिसका प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुका है ना, उसको एक फिनिशिंग टच बोल के मोटिवेशन रहता है। बट मोटिवेशन इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर प्रिपरेशन, समझता है क्या? मोटिवेशन इज नॉट अ सब्सटीट्यूट। अच्छा, मैं बहुत मोटिवेटेड हूं इसलिए कुछ काम कर पाऊंगा क्या? समझो, आप देखो मेरा बॉडी स्ट्रक्चर देखो, ये सब कुछ, और आप मुझे बताओ, समझो किसी ने मुझे, एक आधे मिलिट्री के आदमी ने मुझे मोटिवेट किया, यस भाई तू कर सकता है, तू कर सकता है, चल ये पहाड़ी चढ़ 1000 फीट, चल भाग, कर सकता है तू। मैं भी बोल रहा हूं यस मैं कर सकता हूं, कर सकता हूं, भागा मैं 100 मीटर में मर जाऊंगा। समझ में आ रहा है नहीं? क्यों भाई? मैं पूरा मोटिवेटेड था, क्यों रिजल्ट नहीं आया? क्या नहीं था? प्रिपरेशन नहीं था यार, कैसे रिजल्ट आएगा? बट आप मुझे बताओ, कोई इंडियन आर्मी सोल्जर है समझो, राइट, ऐसा बॉडी उसका है, ऐसा दिन रात एक्सरसाइज किया हुआ है पूरा, समझ रहा है कि आपको ऐसा बेल्ट है, उसको बोला चल भाई भाग, 4 बार भाग के आएगा उधर से, कुछ नहीं होगा उसको। मोटिवेशन की वजह से। किसकी वजह से?
प्रिपरेशन की वजह से। मोटिवेशन तो मेरे में भी उससे ज्यादा था, समझ रहा है कि नहीं, उससे ज्यादा था। बट मोटिवेशन विदाउट एनी एक्शन, विदाउट एनी प्रिपरेशन कुछ भी नहीं है, समझता है क्या। तो अपने को अभी टाइम प्रिपरेशन का है। एग्जाम को 15 दिन बचे, डिप्रेस फील हो रहा है, हाँ भाई मोटिवेट करने के लिए कुछ सुन लिया, किसी ने बोल दिया, समझ सकते हैं। आज क्या, आज दिन मोटिवेशन का या प्रिपरेशन का है अभी, प्रिपरेशन। तो रोज उठ के अपना रोज का उतना उतना काम अच्छे से कर लेने का, आगे की नहीं सोचने का रोज उठ के क्या होगा, समझ रहा है कि नहीं, बराबर होगा सब कुछ। रोज उठ के जितना अपन, हाँ आज जो भी अकाउंट्स में कुछ तो सिखाया रहेगा ना आपको, आज घर जाके उतना पढ़ लेगा। अब मैथ्स आज जितना मैंने सिखाया, कितना टाइम लगता है, बहुत ज्यादा हुआ। इसके आजू बाजू का आपको कुछ रिसर्च करना है थोड़ा, वो किस में कितना होता है, कौन सा क्वांटिटी का क्या यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है, नेट पे देख लिए, गूगल पे देख लिए, ये सब करने को भी आधा घंटा लगेगा। उसके आजू बाजू का थोड़ा पढ़ने का, जनरल नॉलेज बोल के, अगर रहा तो इंटरेस्ट, अदरवाइज इतना तो कम से कम कर ही लेने का। पॉसिबल है कि नहीं है। तो शैल वी स्टॉप हियर माय फ्रेंड्स, चलो फिर कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो माय फ्रेंड्स, बाय बाय। बोलो भाई।